Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching ProTax अड्डा। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 10 है और आज हम इंडिविजुअल वाले पार्ट को पूरा कंप्लीट कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब इंडिविजुअल वाले पार्ट में आज जो हमारे दो टॉपिक बचे हैं वही हम पूरे करेंगे, जिससे हमारा इंडिविजुअल की जो टैक्स लायबिलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम चलेंगे फर्म की ओर, कंपनी की ओर और लोकल अथॉरिटी हो गए, इन सब की ओर पढ़ेंगे कि इनकी टैक्स लायबिलिटी या सरचार्ज वगैरह हम कैसे निकालते हैं। फिलहाल आज हम इंडिविजुअल को कंप्लीट कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमें जो दो टॉपिक करने हैं वो है, एक तो हमारा रिबेट अंडर सेक्शन 87A और एक है एग्रीकल्चर इनकम, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो अभी हमें ये दो टॉपिक कंप्लीट करें। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बच्चे ज़्यादातर इनमें गलतियां करते हैं, तो आप वो गलती ना करो, इसलिए वीडियो को टिल एंड तक देखना और आराम से देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं रिबेट की। देखिए, रिबेट का जो कॉन्सेप्ट है ये इंडियन इनकम टैक्स में कैसे आया, इसकी शुरुआत मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि जनरली हम बोलते हैं ऐसा कि जो इनकम टैक्स है ये हमारा प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है। सर ये प्रोग्रेसिव क्या होता है, याद करो डे 1 क्लास नंबर 1 याद करो, मैंने आपको बताया था प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स वो होता है जहां पर हम गरीबों से कोई टैक्स नहीं लेते। थोड़ी सी ज़्यादा इनकम होती है तो 5% का टैक्स ले लेते हैं, थोड़ी और इनकम होती है तो और टैक्स रेजिम से 20% ले लेते हैं, थोड़ी और ज़्यादा होती है तो 30% ले लेते हैं। यानी एक तरह से ये प्रोग्रेस के रास्ते की बात करता है। ये सभी को इक्वली तरीके से नहीं काटता, बल्कि गरीबों को कम और अमीरों को ज़्यादा कट करता है। ठीक है, मतलब उनसे टैक्स ज़्यादा वसूलता है, इसीलिए इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स बोला जाता है। बट होता क्या है जनरली, अगर हम देखें देश में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर हम ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करें तो उसमें होती है 2.5 लाख की स्लैब रेट, 2.5 लाख तक इनकम एग्जाम्प्ट होती है। और अगर हम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम यानी न्यू टैक्स रेजिम की बात करें सेक्शन 115 BAC, तो उसमें जो एग्जाम्पशन लिमिट होती है वो होती है 3 लाख। अब आप सोचो, साल में आप 3 लाख या 2.5 लाख कमा रहे हो, क्या ये बहुत बड़ी रकम है? जिसके बाद गवर्नमेंट टैक्स लेना शुरू कर देती है। आप कहोगे नहीं सर बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, आज की डेट में जो महंगाई है उस हिसाब से तो घर में 5 लाख रुपए भी अगर सालाना आ रहे तो भी कम है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो इसीलिए सरकार ने कहा जो हमारे रैशनल कंज्यूमर्स हैं, जो मार्जिनल कंज्यूमर्स हैं या जो कम इनकम वाले टैक्स पेयर्स हैं, हम उनको टारगेट करेंगे और हम उनके लिए एक स्कीम लेकर आए, दैट इज रिबेट। क्या लेकर आए? रिबेट। आप ऐसे समझिए, रिबेट इज जस्ट लाइक अ डिस्काउंट ऑफर। अगर हम ये बोले कि मेरी शॉप के पास जो भी इंसान आएगा और वो ये डिक्लेयर कर दे कि उसकी इनकम कम है, तो हम उसे 20% का डिस्काउंट दे देंगे या फ्लैट 5000 का डिस्काउंट दे देंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट। ये बिल्कुल वैसा ही है रिबेट का कॉन्सेप्ट। सरकार ने कहा अगर तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी इस लिमिट में बनती है या इससे कम बनती है तो भाई एक काम करो, इतना टैक्स हमें मत दो, हम चिंदी चोर नहीं जो इतने छोटे छोटे अमाउंट लेंगे, इतना तो हम तुम्हें वैसे ही माफ कर देंगे। यानी रिबेट इज जस्ट लाइक अ डिस्काउंट। और रिबेट का जो सेक्शन है वो सेक्शन है 87A। ठीक है, तो देखिए रिबेट जो होता है ना वो दो अलग अलग चीजों में हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे न्यू टैक्स रेजिम के अंदर, मतलब जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम सेक्शन 115 BAC हम उसमें पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर जो हमारे स्लैब्स होते हैं 3-3, हम उनमें पढ़ेंगे। देखिए रिबेट का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 231 में सबको नहीं मिलता। रिबेट जो है ना वो सबको नहीं मिलता, पहले तो आप ये समझ लो। रिबेट जो है ना पर्सन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है, और वो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है जिसकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा ना हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में पर्सन को हमने डिफाइन किया था 7 कैटेगरी के अंदर। एक बार प्लीज आप मुझे बताएंगे सातों कैटेगरी, प्लीज वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए पर्सन का मतलब क्या होता है सेक्शन 231 के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिलहाल अभी मैं आपको बता देता हूँ। पर्सन का मतलब होता है इंडिविजुअल, पर्सन का मतलब होता है HUF, पर्सन का मतलब होता है फर्म, वेदर इट इज अ रजिस्टर्ड और नॉट, वेदर इट इज अ LLP और नॉर्मल, राइट। नंबर 4 इज कंपनी, नंबर 5 इज AOP BOI, नंबर 6 इज AJP एंड नंबर 7 इज लोकल अथॉरिटी। ये होते हैं 7 लोग पर्सन। जो रिबेट है ना, दिमाग में डालो ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ, रिबेट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है, और वो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल को, सबको वो भी नहीं मिलती है। मतलब अगर आप इंडिविजुअल है तो ये मत समझना कि आपको रिबेट मिल ही जाएगी, उसके लिए आपका रेजिडेंट होना जरूरी है। सर ये रेजिडेंट क्या होता है? देखिए हमारा अगला चैप्टर ही रेजिडेंट है, वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी प्राइमा फेसी बस इतना समझ लो, जो भारत में ज्यादा दिन बिताता हो, आधे से ज्यादा साल वो भारत में रहता हो, तो वो कहलाता है रेजिडेंट। अभी के लिए आप इतना मान लीजिए, वैसे इसको मैं और थोड़ा सा चेंज करूंगा सेक्शन 6 के अंदर, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वहां पे हम बात करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप यही मानिए कि वो इंसान जो भारत में ज्यादा स्टे करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? रेजिडेंट इंडिविजुअल बोलते हैं। तो याद रहे, रिबेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओल्ड और न्यू। देखिए अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को फॉलो करते हैं तो आपकी जो नेट टोटल इनकम है यानी NTI, जिसको हम TI यानी टोटल इनकम भी बोल देते हैं, वो 7 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
नेट टोटल इनकम 7 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ जब हम ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करते हैं तो आपकी नेट टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ही आपको रिबेट मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, रिबेट कितना मिलेगा वो बात का मैटर है, पहले ये तो जानो किसको मिलेगा। सर आपने सबसे पहला पॉइंट ये बताया रिबेट पर्सन सेक्शन 231 में सबको नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है, और इंडिविजुअल में भी सबको नहीं मिलता, ये सिर्फ किसको मिलता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। किसको मिलता है बताइए, पहला पॉइंट रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। दूसरा ये उसको मिलता है, सर क्या दोनों कंडीशन फुलफिल हो तो ही मिलेगा, यस। अगर एक हो रही है तो भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं हो रही है तो भी नहीं मिलेगा, जब दोनों होंगी तो ही आपको रिबेट मिलेगा। जिसमें पहला क्या बताया मैंने, रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, और दूसरा कि अगर वो न्यू टैक्स रिजिम से टैक्स देता है तो उसकी टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और यदि वो पुराने टैक्स रिजिम से टैक्स देता है तो उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ही उसे रिबेट मिलेगा। सर क्या रिबेट कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, आराम से पहले ये तो जान लो रिबेट किसको मिलेगा। तो समझ आए रिबेट किसको मिलेगा, जो दो कंडीशन फुलफिल करेगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल, न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 7 लाख से इनकम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसको क्या मिलेगी, रिबेट मिलेगी। सर कितनी मिलेगी, पहुंच गए, रुक जाओ, कितनी मिलेगी सर, ओल्ड को अलग न्यू को अलग। ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर आपको रिबेट मिलेगी जितना भी आपका टैक्स बना है, या तो पूरी मिल जाएगी या मैक्स टू मैक्स 12,500 रुपए। कितनी, 12,500 रुपए। और यदि आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर है तो आपको आपके एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी का डिस्काउंट मिल जाएगा, या मैक्स टू मैक्स 25,000 रुपीज, विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में से क्या होगा, लोअर होगा। तो एक बार ना जल्दी से सम अप करते पूरी क्लास को, फिर न्यूमेरिकल करके हमें और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। न्यूमेरिकल से क्लियरिटी होगी, अभी तो मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सुनिए मेरी बात, रिबेट अंडर सेक्शन 87A सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को दी जाती है, प्लस अगर उसकी ओल्ड टैक्स रिजिम से इनकम 2.5 लाख से कम है, सॉरी 5 लाख से कम है तो मिलेगी, और न्यू टैक्स रिजिम से अगर वो करता है तो उसकी टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इवन 7 लाख भी है तो भी मिल जाएगा, बट उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि वो ओल्ड टैक्स रिजिम से टैक्स पे करता है तो उसको रिबेट मिलेगी एक्चुअल टैक्स या फिर 12,500, जो भी दोनों में से कम होगा उतने की उसको छूट मिल जाएगी। और न्यू टैक्स रिजिम में जितना भी टैक्स बनेगा वो या 25,000, विच एवर इज लोअर, की उसको क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगा। बोलो इतनी बात आपको समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं आता, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन से हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा इनहांस होगी और ज्यादा डेवलप होगी, ठीक है। तो चलिए अभी मैं क्या करूंगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हमारे साथ उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर माधव जिसकी एज है 26 ईयर एंड अ रेजिडेंट इन इंडिया, वो भारत का क्या है, रेजिडेंट है। अभी आप मुझसे प्लीज मत पूछना रेजिडेंट क्या होता है, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे रेजिडेंट कौन होते हैं, ठीक है। तो वो रेजिडेंट है इंडिया का, हैज अ टोटल इनकम ऑफ रुपीज 6,50,000, उसकी इनकम कितनी है, 6.5 लाख रुपए की इनकम है, कंप्राइजिंग हिज सैलरी इनकम, और उसके अंदर क्या क्या है, सैलरी की इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है जो कि बैंक की एफडी से आ रहा है, कॉम्प्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। एक बार जल्दी से पढ़ो, मिस्टर माधव की एज 26 ईयर है, जो भारत का रेजिडेंट है, उसकी टोटल इनकम 6.5 लाख रुपए है, जिसके अंदर सैलरी की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, वो भी न्यू टैक्स रिजिम के अंदर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, इधर आ जाओ, क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका टैक्स निकालेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे क्या इसको रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो बातें हमने की एक बार मैं उसके बारे में बता देता हूं। तो देखिए रिबेट क्या होता है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A में कवर होता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू द इंडिविजुअल टैक्स पेयर, सेक्शन 87A प्रोवाइडेड अ रिबेट फ्रॉम टैक्स पेबल बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल। देखा जाए तो इनकम टैक्स पेयर में इंडिविजुअल को हम एक रिलीफ देना चाहते हैं, उनके टैक्स के बर्डन को कम करना चाहते हैं। तो इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए इस मकसद से हमने रिबेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, जो कि दिया जाता है टैक्स को पे करते टाइम, और वो भी किसको, रेजिडेंट इंडिविजुअल को। यदि वो रेजिडेंट इंडिविजुअल डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के अंदर कवर होता है तो उसको तभी मिलेगी जब वो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और उसकी टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। याद रहे 7 लाख है तो भी रिबेट मिल जाएगा, बट 7 लाख 1 रुपए तो रिबेट नहीं मिलेगा। अगर एग्जैक्टली 7 लाख है तो मिल जाएगा, 7 लाख से कम है तो मिल जाएगा, 7 लाख के ऊपर हुआ तो नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा, एक्चुअल टैक्स और 25,000, विच एवर इज लोअर।
दूसरी तरफ ऑप्शनल टैक्स रिजिम, ये होता है हमारा ओल्ड टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको रिबेट कितना मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल होना जरूरी है, और दूसरा आपकी टोटल इनकम जो है ना वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने से ज्यादा? 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिबेट कितना मिलेगा? एक्चुअल टैक्स और 12,500, विच एवर इज लोअर। यहां से पता है एमसीक्यू के क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A ओल्ड टैक्स रिजिम में मैक्स टू मैक्स कितना मिलता है? जो भी ऑप्शन उसमें से टिक कर देना 12,500। क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू टैक्स रिजिम से रिबेट 87A का मैक्सिमम अमाउंट क्या है? तो आपके पास जितने भी ऑप्शन है टिक कर देना। किसको बताइए? 25,000 को। ठीक है, अब जो क्वेश्चन क्या है उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बिल्डअप हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, मिस्टर माधव था ना, उसकी एज 26 ईयर थी और इनकम कितनी थी बताइए? सर उसकी इनकम थी 6,50,000 रुपीज। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर माधव फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। ठीक है, चलिए अब बताइए माधव की टोटल इनकम कितनी थी? सर माधव की जो टोटल इनकम है वो है 6,05,000। कितनी है? 6,50,000। 6,50,000 रुपीज 6,50,000, 6.5 लाख रुपए की है। अब इसका टैक्स निकाले? यस सर बिल्कुल निकालो। अच्छा, क्वेश्चन में पता है ना क्या बोला गया था? न्यू टैक्स रिजिम से निकालना है। ठीक है, तो न्यू टैक्स रिजिम से अगर हम निकालते हैं तो उसके अंदर क्या था बताओ कि पहले फर्स्ट 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। अरे 2.5 लाख नहीं था, 3 लाख था। कितना था? 3 लाख। 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, नील। इसके बाद आपको याद होगा कि अगले 3 लाख तक, अगले 3 लाख तक, सर ऐसे क्यों लिख रहे हो? अरे आप समझ जाओ ना कि 3 से लेकर 6 तक के बीच का जो डिफरेंस है उस पर 5% का रेट था। तो मैं क्या वो 3 से 6 लिखने की जगह नेक्स्ट 3 लाख लिख सकता हूँ? यस सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो अगले 3 लाख पे रेट क्या था? 5%। तो कितना गया ये आपका? 15,000। इसके बाद आपको याद होगा 6 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में क्या रेट लगता था? 10%। लेकिन अगर मैं देखूं 6 लाख से ऊपर इनकम ही मेरी सिर्फ 50,000 है, तो मैं लिखूंगा कि अब जो मेरे पास बैलेंस रह गया यानी 50,000 रुपीज जो रह गए, इस 50,000 के ऊपर जो रेट लगेगा दैट इज 10%। कितना रहेगा सर? ये आपका रहेगा 5,000। कितना? 5,000। तो टोटल टैक्स कितना बना हमारा? सर टैक्स बना हमारा 20,000। एक बार फिर से देखिए, हमारी टोटल इनकम 6.5 लाख रुपए। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर पहले 3 लाख माफ होते हैं, फिर अगले 3 लाख पे लगता है 5%। तो 3 5 15 यानी हो गया 15,000। जो बैलेंस अब 6 लाख तक का टैक्स हो गया, तो बचा कितना? 50,000। 50,000 के ऊपर रेट क्या लग गया? 10%, दैट इज 5,000। तो टोटल हो गया 20,000। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को सुनिए। सबसे पहले ये देखिएगा मिस्टर माधव रेजिडेंट है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम रेजिडेंट ही मान लेते हैं, और दे रखे हैं तो और अच्छी बात है। तो पहली कंडीशन हम मानते हैं कि मिस्टर माधव क्या है? रेजिडेंट है इंडिया के। दूसरी कंडीशन ये देखिए, आप क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम फॉलो कर रहे हैं ना, तो देखिए न्यू टैक्स यानी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के अंदर क्या बोला गया था? 7 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, जबकि इनकी इनकम ही कितनी है? सर इनकी इनकम तो मात्र 6.5 लाख है। तो यस इनको रिबेट मिल जाएगा। यस इनको रिबेट मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा रिबेट, क्योंकि इनकम 7 लाख से कम है। तो कितना मिलेगा? जितना टैक्स बना वो, या फिर मैक्स टू मैक्स 25,000 का ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर हम क्या करेंगे? लेस सॉरी रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना मिलेगा? सर रिबेट मिलेगा जितना इनका एक्चुअल टैक्स बना। तो देखा जाए तो एक्चुअल टैक्स बना 20,000। सर एक मिनट, एचईसी नहीं लगाओगे? देखिए एचईसी लगता है बाद में, सब प्लस माइनस करने के बाद अगर बचेगा तो ही एचईसी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। आप ऐसा मत करना कि पहले एचईसी 4% लगा दो फिर रिबेट दो, नहीं, रिबेट एचईसी पे नहीं मिलता। ठीक है, तो एक्चुअल टैक्स बना 20,000 और मैक्स टू मैक्स कितना मिलेगा? 25,000। अब आप मुझे बताओ दोनों में से लोअर क्या है? सर दोनों में से तो लोअर है 20,000, तो हमें रिबेट कितने का मिलेगा? सिर्फ 20,000 का मिलेगा। अब आप बताइए टैक्स कितना बना? 0, क्योंकि इसको सारा का सारा क्या मिल गया? रिबेट मिल गया। एक मिनट सर क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने तो ये पढ़ाया था कि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। अब ये इंसान तो 6.5 लाख रुपए कमा रहा है, इसका भी टैक्स 0 बना, तो फिर स्लैब रेट 3 क्यों रखा? 6.5 क्यों नहीं रख दिया, या 7 क्यों नहीं रख दिया? देखिए ऐसा होता है, गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इतने सारे बेनिफिट जो देंगे वो अपने इंसान को देंगे,
यदि कोई नॉन रेजिडेंट है और भारत से इनकम कमा रहा है तो उसके लिए तो स्लैब रेट में सिर्फ 3 ही लाख की छूट है। बट जो हमारे देश का बंदा है ना, उसको थोड़ी हम ज़्यादा छूट देंगे ताकि वो थोड़ा इनकरेज हो और ज़्यादा भारत में पैसा कमाए। तो इससे भारत में FDI, FPI है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स भारत में ज़्यादा आएंगी। हमारे देश का बंदा बाहर जाके पैसा नहीं कमाएगा बल्कि देश में ही पैसा कमाएगा, क्योंकि उसको पता है भारत ने बहुत सारे टैक्स में क्या दे रखे हैं, रिलीफ दे रखे हैं। तो हम उनको इनकरेज करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं। हम स्मॉल टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहते कि तुम्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर तुम एक जेन्युइन इंसान हो, घर परिवार वाला इंसान हो, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा टैक्स हम माफ कर देंगे। लेकिन यही तुम बहुत ज़्यादा इनकम कमा रहे हो तो थोड़ी बहुत छींटे तो आपको गवर्नमेंट के ऊपर डालनी ही पड़ेंगी टैक्स के रूप में। बट यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी चीज़ है कि 6.5 लाख पर उसका कोई टैक्स नहीं बन रहा। पूरा रिबेट 87A के अंदर क्या मिल गया उसको, डिस्काउंट ऑफर मिल गया। समझ आ रही बात? अच्छा दोस्तों एक चीज़ सुनना, सेम क्वेश्चन को आप ओल्ड टैक्स रिजिम से करेंगे, सेम क्वेश्चन को ओल्ड टैक्स रिजिम से करेंगे और मुझे 2 चीज़ें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पहला आप मुझे बताओ क्या ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर इसको रिबेट 87A मिलेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी। ये 2 क्वेश्चन के आंसर मैं चाहता हूं आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो। जेन्युइनली पढ़ रहोगे तो दोगे और बाकियों की तरह आप भी टाइम पास करें तो मत देना, क्योंकि भीड़ में तो आप लोग हो, भीड़ से अलग बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और तुम्हें भीड़ में ही रहना है तो कोई बात नहीं, कोई कमेंट मत करो, जैसे बाकी लोग देख कर निकल रहे हैं आप भी देख के निकल जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर ईगो होगी ना कि नहीं हमारे एटीट्यूड पर सर ने उंगली उठाई है, हमारे ईमान पर उंगली उठाई है, हमारी मेहनत पर उंगली उठाई है, तो आप डेफिनेटली मेहनत करेंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ खटकेगी और जिसको खटकेगी वो ही काम करेगा। तो देखते कौन करेगा, मैं भी वेट कर रहा हूँ। तो सेम क्वेश्चन को आप ओल्ड टैक्स रिजिम से निकालेंगे, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट समझ आया। अभी जो क्वेश्चन करा है वो तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से, अब मैं चाह रहा हूँ एक ओल्ड से भी करा देता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करता है जिससे कॉन्सेप्ट और हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आप सभी लोग की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। क्वेश्चन है कि मिस्टर माधव जिसकी एज 35 ईयर है एंड अ रेजिडेंट इन इंडिया, वो भारत का क्या है, रेजिडेंट है, हैज अ टोटल इनकम ऑफ ₹7,15,000, 7,15,000 रुपए, कंप्राइजिंग हिज सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। आपको कंप्यूट करना है हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। अरे भाई ये तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम वाला है, चलो कोई बात नहीं, अब आ गया तो हम इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में 7,15,000 की इसकी सैलरी है। चलिए आइए इधर, प्लीज 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 इधर आइए। देखो अभी क्या है, मैं इसको 2 पार्ट में करूंगा। अरे वहां दूसरा क्वेश्चन करूंगा या दूसरा करूंगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन नंबर हमारे फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब हम सॉल्यूशन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 2 में हम क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर माधव, ठीक है, ऑफ मिस्टर माधव फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है। अब ये बताइए माधव की इनकम कितनी थी, सर नेट टोटल इनकम थी 7,15,000 रुपए। चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल इनकम कितना, 7,15,000 रुपए। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, न्यू टैक्स रिजिम से निकालो, तो चलो स्लैब रेट लगाते हैं यही वाला। तो पहले 3 लाख पे, फर्स्ट ₹3 लाख पे कोई टैक्स नहीं बनेगा, नील। इसके बाद जो अगले 3 लाख हैं, नेक्स्ट 3 लाख, उसके ऊपर टैक्स लगेगा 5% से। कितने से, 5% से। कितना रहेगा, 15,000। उसके बाद जो नेक्स्ट है, सर एक मिनट ये बताइए आपने कहां तक कर लिया, 6 लाख तक कर लिया। 6 लाख से ऊपर कितना है, 1,15,000। दोस्तों देखो ये 3 लाख है, फिर ये 3 से 6 लाख वाला गया। अब 6 से 9 की बात कर रहे हैं। 6 से 9 के स्लैब में क्या रेट होता था, अरे बोलो 6 से 9 के बीच के स्लैब रेट क्या होता था, सर 10% होता था। अभी ये बताओ कि अब हमारी 6 लाख से एक्स्ट्रा इनकम कितनी है, सर 6 लाख से एक्स्ट्रा इनकम 1,15,000 है। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट रुपीज या बैलेंस रुपीज 1,15,000 पे कितना परसेंट, सर इट्स 10%। तो ये आपका जाएगा 11,500। टैक्स बना ये 26,500 रुपए। टैक्स कितना बना, 26,500 रुपए। मेरा आप सभी लोगों से क्वेश्चन ये है, क्या इसको रिबेट मिलेगी, क्या इस क्वेश्चन में मिस्टर माधव को रिबेट मिलेगा। एक मिनट दोस्तों, बस पानी पी लूं। बताइए क्या इस क्वेश्चन में मिस्टर माधव को रिबेट मिलेगा। आंसर इज नो। क्यों सर,
सर देखिए न्यू टैक्स रिजिम के अंदर, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में इसने पहली कंडीशन तो फुलफिल कर ली। यस माधव एक रेजिडेंट है, हम ऐसा मान लेते हैं, बिकॉज अगर नॉन रेजिडेंट होता तो मेंशन होता, तो हमने इसको रेजिडेंट मान लिया। लेकिन सेकंड कंडीशन तो ये बोल रहा है कि 7 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, जबकि इसकी इनकम जो है वो तो 7-15 है, तो उसको रिबेट तो नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बिल्कुल करेक्ट कहा कि इसको रिबेट नहीं मिलेगी, एकदम परफेक्ट हो आप, इस इंसान को रिबेट नहीं मिलने वाली है। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो, बात को ना ध्यान से सुना। वो क्या कि सर अगर इसको रिबेट नहीं मिलेगी तो क्या इसको किसी भी टाइप का कोई रिलीफ मिलेगा? क्या इसको किसी भी टाइप का कोई रिलीफ मिलेगा? सर किस टाइप का रिलीफ? देखिए ऐसा है कि अगर मैं मेरी इनकम 7 लाख रख लूं, जस्ट एग्जांपल, अगर मैं एज्यूम कर लूं इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एज्यूम कर लूं, एज्यूम दैट द टोटल इनकम इज ₹7 लाख। जस्ट एग्जाम्पल, मैंने इसकी इनकम को कितना एज्यूम कर लिया? 7 लाख। क्या दोस्तों आप 7 लाख पे टैक्स बताओगे कितना आएगा ओल्ड न्यू टैक्स रिजिम से? ये सर बता देंगे कौन सी नई चीज़ है, लेकिन सर आप ये क्यों कर रहे हो ये तो बता दो। थोड़ा पेशेंस, हर चैप्टर में बोलता हूँ पेशेंस रखिए, हर चीज़ का आंसर मिलेगा, ठीक है, ध्यान दो एकदम। फर्स्ट 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील। इसके बाद अगले 3 लाख पे, नेक्स्ट 3 लाख पे 5% का लगेगा, यानी 15,000। अब कितना हो गया? 6 हो गया, तो कितना बचा बैलेंस? 1 लाख। यानी कि जो इनकम आपकी 6 लाख से 9 लाख के बीच में, उसमें क्या रेट होता है? 10%। ये कितना आ गया? 10,000। टैक्स कितना बना? 25,000। बताइए टैक्स कितना बना? 25,000। अब मेरी बात को सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, अब वो बात यह है कि अगर उसकी इनकम 7 लाख होती, तो उसका जो टैक्स है वो कितना हो जाता? सर अगर उसकी इनकम जो 7 लाख होती तो उसका टैक्स बनता 25,000 रुपये। कितना रुपये बनता? 25,000 रुपये। और देखा जाए तो उसको तो बेचारे को रिबेट भी मिल जाती, अंडर सेक्शन 7A उसको क्या मिल जाती? रिबेट भी मिल जाती। तो देखिए रिबेट मिलती ना उसे? यस सर बिल्कुल रिबेट मिलती। कितनी मिल जाती? सर पूरे 25,000। कैसे निकाला सर आपने? देखिए यहाँ पर मैंने बताया था एक्चुअल टैक्स और 25,000 विच एवर इज लोअर, उसका एक्चुअल टैक्स भी 25 बन रहा और मैक्सिमम भी 25 है, तो दोनों का लोअर क्या कोई सा भी उठा लो 25, तो उसका टैक्स कितना बनता? 0। जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं जो आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ क्या वो चीज़ आ पा रही है या नहीं? ध्यान से सब लोग सुनेंगे। ये बताओ अगर उसकी इनकम 7 लाख है, तो टैक्स कितना बन रहा है? 0। अगर उसकी इनकम 7,15,000 है तो टैक्स कितना बन रहा है? 26,500। सर ये क्या नाइंसाफी है? 7 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं गब्बर, और 7-15 होते ही 26,500। ये कहाँ का इंसाफ है? ये मेरा इंसाफ है। सुनिए ध्यान से, मेरी इनकम मात्र 15,000 बढ़ी, लेकिन मेरा टैक्स 0 से 26,500 हो गया, यानी टैक्स में उछाल 26,500 का हो गया। किसी एंगल से कोई चीज आपको खटक नहीं रही सर दिल में? सर नहीं खटक रही है, खटकाओ ना थोड़ी सी। आओ चलो, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। आइए सीधा अंदर आएंगे इसके और समझने की कोशिश करेंगे, दिमाग में घुसाओ, ठीक है? कुंडी ना खड़काओ राजा, इधर आओ, गाने गवा लो जितने मर्जी। सुनो, इनकम आपकी कितनी बढ़ी? अरे भाई इधर आ जाओ, हंसो मत। 7 लाख से कितनी हो गई है? 7,15,000 हो गई है। इनकम कितनी बढ़ी है? सर इनकम तो मात्र 15,000 बढ़ी है, लेकिन टैक्स 0 से 26,500 टैक्स बना। यहां ध्यान दीजिए सभी लोग, मुझे एक बात बताइए कि आपका डेल्टा टी बड़ा है ना डेल्टा वाई से? आपका टैक्स 0 से 26,500 हुआ, तो डिफरेंस कितना है? 26,500, जो कि ज्यादा है इनकम के डिफरेंस से। इनकम में डिफरेंस कितना है? मात्र 15,000। सर ये तो आप हमें लास्ट क्लास वाली क्लास में ले आए हो जिसमें आपने मार्जिनल रिलीफ बताया था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, मैं मार्जिनल रिलीफ की ही बात कर रहा हूं। मार्जिनल रिलीफ के अंदर क्या होता था कि अगर आपकी इनकम कम बढ़ी है बट आपका टैक्स ज्यादा बढ़ा है, तो जो डिफरेंस होता था उसका आपको रिलीफ मिलता था। अब आप सोचिए क्या प्रैक्टिकली चीज ठीक है कि इनकम 15,000 से बढ़ी और टैक्स 26,500 से बढ़ गया? नहीं सर, तो हमें रिबेट मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। कितने रुपए का? सर जो डिफरेंस है दोनों का, दैट इज 11,500 का रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। लेस मार्जिनल
रिलीफ 11,500, तो उसका जो टैक्स है वो टैक्स बनेगा 15,000 रुपये। बताइए आपको समझ आया? उसका टैक्स कितना बनेगा? 15,000 रुपये बनेगा, मात्र 15,000 रुपीज़ ही उसका टैक्स बनेगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ आइए? कोई डाउट तो नहीं है? सर अब आप ये समझा दो, क्या मार्जिनल रिलीफ कहीं भी निकाल सकते हैं? हाँ दोस्तों, कहीं भी निकाल सकते हो, बस देख लेना कि आपका डेल्टा टी बड़ा होना चाहिए, डेल्टा वाई छोटा होना चाहिए। ओके सर, सर आप हमें कोई ऐसी लिमिट बता दोगे जिस लिमिट के बाद मार्जिनल रिलीफ निकलेगा ही नहीं? हाँ दोस्तों, मैंने खुद ने कैलकुलेट किया हुआ है, जो कि है 7,27,770। आपका जो मार्जिनल रिलीफ है ना, मार्जिनल रिलीफ वो आपका यहीं तक निकलेगा, अप टू रुपीज़। अगर आपकी इनकम इतनी है इस वाले में, न्यू वाले में, तो आपका मार्जिनल रिलीफ हमेशा बनेगा। और जैसी इनकम इसके ऊपर हो जाएगी मार्जिनल रिलीफ नहीं निकलेगा। तब आप देखेंगे कि डेल्टा वाई बड़ा है और डेल्टा टी छोटा है। यहाँ तक की इनकम पे आपका मार्जिनल रिलीफ निकलेगा। ये मैंने कैलकुलेशन करके पहले आपको एडवांस बता दी, जिससे बार बार मार्जिनल रिलीफ ना निकालना पड़े, आपको पता हो कि मार्जिनल रिलीफ कहाँ तक निकाली जाती है। चाहो तो आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो इस वाले कॉन्सेप्ट में ना मैंने आपको रिबेट भी समझा दिया और मार्जिनल रिलीफ भी समझा दिया। बेचारे को रिबेट तो नहीं मिल पाई, लेकिन मार्जिनल रिलीफ जरूर मिल गई बेचारे को। समझ आई बात? यस सर, बिल्कुल आई। चलिए इस क्वेश्चन को बार बार देखना, प्रॉपर समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए प्लीज सभी लोग, और आराम से टाइम दो क्वेश्चन को, जिससे आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाओ। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर माधव, जिसकी एज है 35 ईयर एंड अ रेजिडेंट इन इंडिया। ये लो, मिस्टर माधव क्या है? भारत के रेजिडेंट है। हैज अ इनकम, टोटल इनकम ऑफ रुपीज 4,15,000 कंप्राइजिंग हिज सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी। कंप्यूट करना है हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। इवन ही एक्सरसाइज ऑप्शन टू शिफ्ट आउट डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ये अपनी टैक्स रिजिम में क्या कर रहा है? उससे निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन प्लीज दोबारा से पढ़िए, प्लीज दोबारा पढ़िए, जिससे ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाओ, ठीक है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन जरूर पढ़िए अच्छे से। पढ़ो जरा। चलिए आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। बताइए इसकी टोटल इनकम कितनी है? सर 4,15,000 है। ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से बाहर आना चाहता है, यानी ये पुराने सिस्टम के अंदर आना चाहता है, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है, आज की क्लास का। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर माधव फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, 23-24 के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। बताइए उसकी टोटल इनकम कितनी है? सर उसकी टोटल इनकम है 4,15,000 रुपये। कितनी बताइए? 4,15,000 रुपये, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये न्यू यानी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से बाहर जाना चाहता है, यानी ये ओल्ड के अकॉर्डिंग टैक्स देना चाहता है। तो अगर ये ओल्ड के अकॉर्डिंग देना चाहता है तो हमें पता है 2.5 लाख वाला स्लैब लग गया, स्लैब नंबर 1, ठीक है। तो उसमें क्या था कि पहले 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। फर्स्ट 2,50,000 पे नील टैक्स रेट। इसके बाद आपके जो अगले 2.5 लाख होते हैं, नेक्स्ट 2,50,000। अब आप मुझे बताइए 2.5 लाख तक माफ है, फिर 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक पे क्या रेट था? 5%, जबकि मेरी 5 लाख की इनकम ही नहीं है। मेरी 2.5 लाख से ऊपर 4,15,000 तक की इनकम है, ठीक है। तो 4,15,000 माइनस 2.5 लाख, दिस इज 1,65,000। तो जो अगले या बैलेंस बचा हमारा 1,65,000, उसके ऊपर क्या रेट लग गया? सर उसके ऊपर रेट लग गया 5%। तो इसका निकाल लो 5%, दिस इज 8,250। तो उसका टैक्स कितना बना? 8,250 बना, ठीक है। अब पहले ये चेक करो क्या है, इसको रिबेट मिलेगा? सर देखिए पहली बात तो ये कि रेजिडेंट है, यस क्वेश्चन में लिखा भी था मिस्टर माधव रेजिडेंट है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि ये ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर आ रहा है, ओल्ड। तो इसमें कंडीशन थी दूसरी कि 5 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, जबकि इसकी इनकम ही कितनी है? 4,15,000, जो कि 5 लाख से क्या है? कम है। तो क्या इसको रिबेट मिलेगा? यस सर बिल्कुल मिलेगा। कितना मिलेगा? सर ये मिलेगा 12,500, या जितना टैक्स बना उतना मिलेगा। इसका टैक्स कितना बना? 8,250। तो मैं यहां पर लिखूंगा लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कितना मिलेगा? एक्चुअल टैक्स दैट इज 8,250 और 12,500, विच एवर इज लोअर। लोअर कितना है? 8,250। तो लो
टैक्स कितना बना, 0, उसका कोई टैक्स नहीं बना। यही तो इसकी खूबसूरती है, इसीलिए तो इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स बोला गया। देखिए छोटे टैक्स पे से सरकार ने कोई टैक्स नहीं लिया, जबकि उसके एग्जम्पशन लिमिट से भी ज़्यादा है। उस बेचारे को क्या दे दी गई, रिबेट दे दी गई सेक्शन 87A के अंदर। बताइए यहाँ तो कोई बात समझ आएगी? यस सर, बिल्कुल समझ आएगी। अब बात को बस एक छोटा सा नोट और डलवाऊंगा, उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। नोट क्या डलवाऊंगा, इधर ध्यान दो। नोट में इस साइड लिख रहा हूँ, ये इधर नहीं देता हूँ मैं नोट, ठीक है। इस जगह पर नोट लिख रहा हूँ, ये लीजिए। नोट में लिखना है कि मार्जिनल मतलब सॉरी रिबेट, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगा रिबेट, ध्यान से लिखना सभी लोग। रिबेट अंडर सेक्शन 87A is however not available in respect of tax payable at the rate 10% on long term capital gain अंडर सेक्शन 112A, ठीक है। एक तो नोट में ये डालूंगा, एक और नोट डालूंगा, फिर मैं दोनों एक साथ समझा दूंगा। अगला नोट है रिबेट अंडर सेक्शन 87A is allowed from income tax computed before adding health education cess at the rate 4% on income tax। ये दो नोट मुझे आपको स्पेशली समझाने हैं, ठीक है। देखिए नोट क्या है, देखिए जो रिबेट है ना आपका 87A वाला, ये रिबेट सबसे सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बट ये एक इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A। आपको याद होगा कि मैंने इसमें 3 चीजें बताई थी। एक था आपका लिस्टेड इक्विटी शेयर, एक था इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और एक था बिजनेस ट्रस्ट के जो यूनिट्स होते हैं। अगर आप इनको 12 महीने के अंदर बेच देते हो तो होने वाला गेन कहलाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 12 महीने के बाद बेचते हो तो कहलाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि सेक्शन 112 के अंदर अगर आपने STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया होता है तो 1 लाख तक माफ होता है, और उसके ऊपर पर 10% का रेट लगता है। दोस्तों अगर आपकी कोई इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हुई है, वो भी सेक्शन 112A के अंदर हुई है, तो उसके ऊपर आपको रिबेट नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आपको कोई रिबेट नहीं मिला। जबकि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला है, उस पर मिल जाएगा, बट इस वाले पर नहीं मिलेगा। पूछो क्यों, पूछिए ना प्लीज, सर इस पर क्यों नहीं मिलेगा? बाकी 2 पर मिल रहा है, या तो उनको भी इसमें कवर कर लो, तीनों पर नहीं मिलेगा, उन 2 पे मिल रहा है, इस पे नहीं, ऐसा क्यों? देखिए उन दोनों में कोई एग्जम्पशन नहीं थी। याद करो इस वाले में 1 लाख रुपए तुम्हें पहले ही माफी मिल चुकी है। लॉन्ग टर्म अपनी पुरानी क्लासेस प्लीज देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 के अंदर 1 लाख तक तो वैसे ही इनकम टैक्स नहीं लगता था, 1 लाख के ऊपर लगता था 10%। जब तुमको 1 लाख की वहां एग्जम्पशन दे दी है तो तुम्हें रिबेट के अंदर दोबारा से एग्जम्पशन नहीं देंगे, क्योंकि एक बार तुम्हें वहां मिल चुकी है। दैट्स द मेन रीजन कि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A की इनकम पे रिबेट नहीं देते, ठीक है। अगला नोट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अलाउड फ्रॉम इनकम टैक्स कॉम्प्यूटेड बिफोर एडिंग HEC 4%। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि हम रिबेट देते वक्त HEC काउंट नहीं करते। HEC तो बाद में निकलता है अगर जरूरत पड़ी तो, वरना HEC देने से पहले ही रिबेट निकाला जाता है। वो तो बताओ ये चीज क्लियर हो गई? तो रिबेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर हम अगले टॉपिक की ओर आते हैं, ठीक है। चलिए रिबेट हमारा कंप्लीट हो गया। आप तो चलिए दोस्तों, मेक श्योर कि रिबेट वाला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। दोस्तों अब इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पार्शियल इंटीग्रेशन के बारे में, या आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। क्योंकि दोस्तों एग्रीकल्चर इनकम को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहते हैं। क्योंकि जब भी एग्रीकल्चर की बात आती है हम अपने किसान भाई की ओर देखते हैं, और देखकर ऐसा फील होता है क्या इनके ऊपर भी हमको इनकम टैक्स लगाना है? क्या सरकार को इतनी दया भाव भी नहीं बची है कि किसानों के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाना चाहिए? मतलब मन में ऐसे ख्याल आता है, ऐसे थॉट्स आता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आज की क्लास में, मतलब अब जो रिमेनिंग क्लास है, कि एग्रीकल्चर इनकम पे किस तरह से टैक्स निकाला जाता है। 1 मिनट सर, क्या टैक्स निकाला जाता है? और अगर निकाला जाता है तो कौन सी राज्य इस टैक्स को लेती है? तो चलो आज हम इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए,
हमारे पास एक आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 246 था, यस सर था। उसके अंदर आपको याद आ रहा है 7th शेड्यूल। हाँ सर, ये तो कुछ जानी पहचानी सी बातें लग रही हैं, ठीक है। आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 246 के 7th शेड्यूल के अंदर आपको 3 लिस्ट दे रखी हैं। एक लिस्ट जिसका नाम है यूनियन लिस्ट। आप मुझे बताएंगे यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, ठीक है। यानी पार्लियामेंट के पास एक्सट्रीम पावर है कि वो 97 एंट्रीज के ऊपर क्या बना सकते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती हैं। और इसी के अंदर एंट्री नंबर 82 यानी पॉइंट नंबर 82 में इनकम टैक्स का जिक्र किया गया है। इसीलिए इनकम टैक्स के रिगार्डिंग लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, इवन कलेक्ट करने का भी अधिकार उन्हीं को है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है लिस्ट नंबर 2 जिसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर टोटल हमारे पास 67 एंट्रीज हैं जिसके रिगार्डिंग लॉ बनाने का अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। और कितनी एंट्रीज हैं इसमें? 67 एंट्रीज हैं, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास एक और लिस्ट आती है जिसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? कॉनकरेंट लिस्ट। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉज बनाती है और इसके अंदर जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं वो है 47। कितनी है बताइए? 47। अब मैं आपको बताता हूँ, जो एग्रीकल्चर है ना, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वैसे इनकम टैक्स में तो एग्रीकल्चर इनकम को पूरा एग्जम्प्ट कर दिया है, लेकिन यस केंद्र सरकार अगर चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। वो टैक्स किसी और नाम से लगाएंगी जिससे लोगों को लगे ना कि एग्रीकल्चर इनकम है। तो ये अधिकार दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को। ध्यान से सुना, स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है। यहां पर आपका लगेगा एंट्री नंबर 46। एंट्री नंबर 46 में एग्रीकल्चर के बारे में बोला गया है कि एग्रीकल्चर को लेकर अगर भविष्य में कोई टैक्स बनाना चाहता है तो ये अधिकार एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। एंट्री नंबर 46 के अंदर मेरी बात को ध्यान से समझना और हर चीज को बहुत डिटेल में पढ़ना। भारत में एग्रीकल्चर इनकम के लिए लॉ बनाने का अधिकार या उसके ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों के स्तर पर छोड़ा हुआ है और राज्य को यह पावर दी गई है स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 46 के तहत। किसके तहत बताइए? 46 के तहत दी गई है, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ बना सकते हैं, बट मेजोरिटी किसको दे दी गई है? अपने राज्य सरकार को दे दी गई है। वैसे सच बताऊं, कोई भी राज्य सरकार एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना पसंद नहीं करती क्योंकि उससे उनके वोट बैंक में दिक्कत आ जाती है। वोट लेने जाओगे किसानों के पास और कहोगे भैया वोट दो, किसान भाई कहेंगे कि भाई आपने तो हमारे एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लिया है तो हम तुमको क्यों वोट दे? तो भाई वो उसी जगह उसी खेत में आपको गाड़ देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं बात करो नेताओं की, ठीक है। अगर उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा दिया तो इसीलिए कोई भी सरकार एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाती है। और अगर कोई सरकारें लगाती भी है तो बड़े इनडायरेक्ट तरीके से लगाती है। मैं आज आपको बताऊंगा वो इनडायरेक्ट तरीका क्या है। फिलहाल मोरल ऑफ द स्टोरी मुझे ये क्लियर होती है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स अगर भविष्य में लगाया जाएगा तो वो लगाया जाएगा राज्य सरकारों की मदद से, क्योंकि ये पावर स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 46 के अंदर दी गई है। बोलो इतनी बात समझ आई? यस सर, हमें बिल्कुल बात समझ आई। अब आगे का मैटर सुनो। देखो क्या होता है कि हमारे भारत में ना किसानों को लेकर बड़े सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। आपको पता ही होगा ईयर 2024 के अंदर फरवरी के मंथ के अंदर क्या हुआ था? जो हरियाणा के किसान भाई हैं, पंजाब के किसान भाई लोग हैं, यूपी के जो किसान भाई लोग हैं, इन लोगों ने जो किसान मोर्चा दल है इन्होंने क्या किया? दिल्ली के ऊपर आक्रमण सा कर दिया। आक्रमण नहीं किया बल्कि अपनी बात को रखने की कोशिश की उन्होंने, क्योंकि दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट वगैरह सारे गवर्नमेंट ऑफिस है। तो उनका मुद्दा था कि एग्रीकल्चर पे जो एमएसपी है उनको एमएसपी के रेट को बढ़ाओ, इवन एमएसपी के दायरे में आने वाली जो फसलें हैं उनको नंबर ऑफ फसलें उनकी बढ़ाई जाए, और भी छोटे छोटे मुद्दे थे। इन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने धरने प्रदर्शन जैसे कार्य किए, बड़ा ही शांतिपूर्वक ये था, लेकिन उन्होंने अपनी बात को रखा। देखिए दोस्तों, अगर देश का किसान अगर बैठ जाएगा ना तो हम लोग यहीं पर खत्म हो जाएंगे। सर कैसे? अगर किसान भाई लोग फसल नहीं उगाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे मार्केट के अंदर फसल या जो क्रॉप या जो वेजिटेबल्स आप खाते हैं ये पहुंचेगी नहीं। वेजिटेबल्स नहीं पहुंचेगी, खाना नहीं खाओगे, कब तक जिंदा रह लोगे? तुम्हारे बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनको रॉ मटेरियल या पूरा का पूरा सेगमेंट किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो भाई फार्मर को खुश रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी वजह से हमारे इनकम टैक्स में हमने फार्मर को बहुत खुश रखा है।
किस तरीके से, देखिए सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 में भारत सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में साफ साफ लिख दिया है कि अगर कोई इंसान इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम कमाता है तो उसे भारत में कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। भारत में इनकम टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भारतीय भारत में कोई एग्रीकल्चर इनकम कमाता है तो उसे भारत के इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से या इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई इनकम वो इंडिया के बाहर कमा रहा है थ्रू एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो यस वो भारत में टैक्स हो जाएगा। यानी पॉइंट नोट करने वाला यह है कि आपकी इनकम अगर भारत से होती है तो टैक्स माफ है, लेकिन अगर भारत के बाहर तुमने कोई जमीन या खेतीबाड़ी कर रखी है और वहां से इनकम कमा के भारत में लेकर आ रहे हो तो भाई साहब ये फिर टैक्स नहीं है, फिर ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। एग्जाम्प्ट नहीं है बल्कि क्या है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या समझ आ रही है कि सर अगर कोई भारत का पर्सन भारत में रहकर एग्रीकल्चर इनकम करता है तो ये पूरा माफ हो जाता है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन अगर इंडिया के बाहर वो इनकम कमाता है कौन सी, एग्रीकल्चर वाले, तो ये भारत में क्या हो जाती है, टैक्स हो जाती है, क्योंकि फिर भारत उसको एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर नहीं करता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? यस सर, हमें बिल्कुल क्लियर है। अब बात ये उठती है कि जब ये कहा गया ना कि एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10(1) के अकॉर्डिंग एग्जम्प्ट है तो क्या वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने अपनी इनकम को डाइवर्ट करके दिखाने की कोशिश की एग्रीकल्चर में। उन्होंने इस तरह से प्रिटेंड किया दैट कि वो एग्रीकल्चर इनकम से इनकम अर्न कर रहे, लेकिन रियलिटी में वो इनकम तो अपनी अलग ही दुनिया से अर्न कर रहे थे। उनका कोई काम धंधा था, उससे वो इनकम कमा रहे थे, लेकिन वो दुनिया को क्या प्रिटेंड कर रहे थे, दुनिया मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये दिखा रहे थे कि भाई हमारी इनकम तो बड़े ही एग्रीकल्चर इनकम है, हम एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं, मतलब अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में उन्हें क्या मिल जाए, एग्जम्पशन मिल जाए। सरकार ने देखा ये तो बड़े स्तर पर यहाँ पर चोरी होने लगी है, टैक्स इवेजन किया जा रहा है और अपनी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम बताया है, तो सरकार को लगा भाई साहब आप तो रूल बनाने पड़ेंगे। देखो सरकार को हम ही लोग मजबूर करते हैं नंबर ऑफ रूल्स बनाने के लिए। अगर हम तरीके और ईमानदारी से काम करें तो कोई सरकारें इतने रूल ना बनाए, लेकिन सरकार जानती है वी आर इंडियंस, हम कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकाल ही लेंगे, तो इस वजह से सरकार को स्ट्रिक्ट रूल बनाने पड़ जाते हैं। और स्ट्रिक्ट रूल बनाने वाला खुद ही लॉ मेकर अगर भ्रष्ट हो तो क्या होगा। खैर चलो इस पर बात कभी और करेंगे, ठीक है, बात को ध्यान से सुनाए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये पॉइंट देखना, एक एक करके पॉइंट सारे पढ़ाऊंगा, सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जब सेक्शन 10 बोलूं, जब सेक्शन 10 बोलूं समझ जाना ये एग्जम्पशन का सेक्शन है, यानी इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। भारत सरकार ने ऐसी इनकम को इनकम कंसीडर ही नहीं किया है, और जो इनकम नहीं होती उनको हम टोटल इनकम में शामिल नहीं करते। और याद रहे सेक्शन 10(14) के अकॉर्डिंग तुम अगर कोई एग्जम्प्ट इनकम कमाते हो तो उससे होने वाले खर्चों की कोई डिडक्शन तुम्हें नहीं मिलेगी। खैर आगे पढ़ेंगे। तो एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जम्प्ट। अगर आप भारत में एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं तो ये एग्जम्प्ट होगा, कहां से, इनकम टैक्स से। लेकिन इंडिया के बाहर कमाओगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। इंडिया के बाहर अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो टैक्स हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, पक्का। चलो पॉइंट नंबर 2, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। देखिए आपको मैं सच बताऊं, कहीं भी आपको एग्रीकल्चर की डेफिनेशन नहीं मिलेगी, बट इनकम टैक्स ने इसको अपने पर्पस से क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ, सो दैट इनकम टैक्स में क्लैरिटी रहे। वरना कोई भी इंसान बोल देगा कि ये तो एग्रीकल्चर इनकम है। ये रीजन था कि सरकार को इसको डिफाइन करना पड़ा। एग्रीकल्चर को डिफाइन किया सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A के अंदर, किसमें, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था जितनी भी डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में ही आते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। देखिए एग्रीकल्चर इनकम किससे बोलते हैं, जब भी हम एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं मन में थॉट्स ये आते हैं कि सर कहीं ना कहीं कोई फार्मर फार्मिंग कर रहा होगा, बीज बोए होंगे, उससे फसल निकली होगी, फिर उसकी कटिंग करेगा, उसको सेल करेगा, तो उससे जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम है। दोस्तों बिल्कुल सही सोचा है आपने, बट इनकम टैक्स ने थोड़ा इसको और एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से, और कवरेज दिलाई है। सरकार ने कहा पहला पॉइंट तो ये है कि अगर तुमने तुम्हारी कोई एग्रीकल्चर जमीन को किराए पर उठाया है और तुम्हें सामने वाले से किराया मिल रहा है तुम्हारी एग्रीकल्चर लैंड पे, तो उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम ही कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे बताइए, एग्रीकल्चर इनकम ही कंसीडर करेंगे। यानी अगर गांव में मेरी ज़मीन है और उस ज़मीन को मैंने किसी किसान भाई को किराए पर दे रखी है, क्योंकि मैं तो फार्मिंग करना जानता नहीं हूँ, उसे किराए पर दे दी, तो
उस लैंड से होने वाली रेंटल वैल्यू मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो पहला पॉइंट यही है, रेंट और रेवेन्यू डायरेक्ट फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। याद रहे भारत में होनी चाहिए, दूसरा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय, इनकम डिराइव्ड बाय फ्रॉम सच लैंड बाय ABC। ए एग्रीकल्चर, जो भी इनकम डिराइव हो रही हो उस लैंड से वो एग्रीकल्चर से ही होनी चाहिए। सर एग्रीकल्चर मीन व्हाट, क्योंकि हम तो नहीं समझ पा रहे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब बताया गया बेसिक ऑपरेशन प्लस सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। देखिए बेसिक ऑपरेशन ये होता है कि जब एक किसान बीज को बोता है, बोने के बाद मिट्टी डालता है उस पर, मिट्टी के बाद थोड़ा उसे डंप करने की कोशिश करता है जिससे वो अंदर दब जाए, उसके बाद वो उसके ऊपर केमिकल्स डालता है, पेस्टिसाइड्स डालता है, सो दैट कि उसमें कोई कीड़े ना लग पाए, कोई कीड़े उन बीज को ना खा ले, और टाइम टू टाइम वो उस पर पानी का छिड़काव करता है। सो दिस इज आवर बेसिक ऑपरेशन। ये बेसिक ऑपरेशन है, फार्मिंग में होती ही होती है। उसके कुछ दिन के बाद या कुछ महीनों के बाद उसकी फसल ऊंची हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, फिर से पेस्टिसाइड्स की छिड़काव करने पड़ते हैं ताकि उस फसल में लगे हुए पत्तों को या बीज को या जड़ को कोई खा ना ले, कोई कीड़ा वगैरह। और उसके बाद उसकी कटिंग की जाती है और कटिंग करके ग्राउंड से उसे सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये कहलाती है सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। तो यदि आप कोई बेसिक ऑपरेशन कर रहे हैं प्लस सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम उससे होने वाली इनकम को जो डिराइव हो रही है उसे क्या मानेंगे, एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। फिर 2 का बी पॉइंट, प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। अब क्या होता है, जैसे किसान भाई ने उस फसल को कट कर ली, ग्राउंड से सेपरेट कर लिया, लेकिन आपको लगता है कि ग्राउंड से सेपरेट करने के बाद हम उसे मार्केट में एकदम से बेच देंगे एज अ रॉ फॉर्म में? आंसर इज नो। क्या होता है, मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेल करने के लिए सेलेबल आइटम बनाना पड़ता है। सेल करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, सेलेबल आइटम। सर क्या मतलब सेलेबल आइटम? देखिए आपने जो फसल कट की वो डायरेक्टली थोड़ी सब्जी मंडी में भेज दोगे आप बेचने के लिए, या लाला वगैरह को थोड़ी सीधी भेज दोगे। आपने जो कटिंग की है उसमें से आप बीज निकालो। जैसे गेहूं की फसल होती है, तो जब गेहूं की फसल उगती है तो आपने देखा होगा इस तरीके से उसके अंदर क्या होता है, बीज भरे होते हैं गेहूं के जो होते हैं, ठीक है। अब इनको निकाला जाता है तो इनके लिए एक थ्रेशर मशीन आती है, वो क्या करती है, उसमें कूड़ा अलग कर देती है और जो ये सीड्स होते हैं ना गेहूं वाले, उनको ये अलग कर देती है, गेहूं के दानों को अलग कर देती है। तो ये होता है कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेलेबल बनाने के लिए आपको और भी ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो वही बोला गया, प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। मार्केट तक पहुंचाने के लिए उस लाइक प्रोडक्ट को बनाने में जो प्रोसेस की जा रही है, दैट इज ऑल्सो भी एग्रीकल्चर इनकम। उसको भी हमने क्या बोला है, एग्रीकल्चर बोला हुआ है। सी पॉइंट, सेल ऑफ सच एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द मार्केट। और फिर उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर आप बेचते हो तो जो इनकम आएगी दैट इज योर एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। कोई अगर आपको एग्रीकल्चर फार्म से कोई रेंट मिल रहा है तो वो क्या आपके लिए एग्रीकल्चर इनकम है। इसके बाद कोई इनकम जो एग्रीकल्चर से, जिसमें बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हो रहा है, या फिर आप उसको मार्केट में बेचने लायक उस पर कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं और फिर उसको बेचकर जो पैसा कमा रहे हैं, वो आपके लिए क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। एंड पॉइंट नंबर 3, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग का मतलब ये है कि अगर आपने अपना फार्म हाउस, वहां पर कोई बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब आप ध्यान से सुनना, अपने गांव को याद करो, आपके गांव में आपके पास कोई खेत खलिहान जरूर होगा। जानते हो उस खेत खलिहान में यहाँ पर पूरा बाग टाइप के आपके पेड़ लगे हुए और यहाँ पर आपकी फसलें उगी हुई हैं, ठीक है। होता यह है कि जनरली जब आंधी तूफान आता है तो इस पेड़ में लगे हुए फल जो है वो नीचे गिर जाते हैं, और जब वो नीचे गिरते हैं तो आसपास के जो लोग हैं वो उसको उठा लेते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि जो बच्चे लोग होते हैं या जो मवेशी वगैरह होते हैं वो अपनी भैंसों को यहाँ चरवा देते हैं, तो जितनी तुमने फार्म में जो उगाया है वो सब भैंस खा जाएगी। आ रही बात समझे? फिर कहते रह जाना कि ये तो दिक्कत होगी। तो ऐसे में हम एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं फार्म के अंदर, चाहे हम खुद हो जाएं या किसी और को रख दें। इसके लिए हम वहाँ पर एक झोपड़पट्टी टाइप से बनाते हैं। याद करो आपके गांव के अंदर भी हो सकता है कि आपकी लैंड के पास एक छोटी सी झोपड़पट्टी बनाई गई हो, जिसमें ये इंसान रात को सोएगा और दिन में अगर धूप होगी तो ये अंदर से पूरी निगरानी रखेगा कि अगर आंधी तूफान आए तो अगर कोई फल गिरे तो वो उठा के एक बोरी में भर ले और अपने मालिक को जाके दे दे, या वो खुद ही मालिक को क्या पता, और रात भर सोएगा, अपनी प्रोटेक्शन देगा इस पूरे फार्म को। होता है ना ऐसा? तो ऐसे में ये जो बिल्डिंग हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इस बिल्डिंग से भी अगर कोई इनकम हो रही है तो वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, और इसी को हम फार्म बिल्डिंग कहते हैं। जो इस पूरे फार्म में एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई गई, बिल्डिंग मतलब
सीमेंट वगैरह नहीं है, बिल्डिंग मतलब एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर से है जो हमारी इस लैंड की क्या कर रहा है, पूरी तरीके से हेल्प कर रहा है। तो ये 3 एक्टिविटीज हम क्या मानते हैं अपने पास, एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही कंसीडर करते हैं। बोलो क्लियर हुआ? तो अब बताइए एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? सर एग्रीकल्चर इनकम होती है रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है, अगर उससे हमें रेंट मिल रहा है तो वो हमारे लिए एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। पॉइंट नंबर 2, इनकम डिराइव्ड हो रही है बाय सच लैंड बाय एग्रीकल्चर, जिसमें बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन होगा। पॉइंट नंबर 2, प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। मार्केट में फिट मतलब लेकर जाने तक की जो प्रोसेस होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। और फिर मार्केट में उसको जब बेचोगे तो उस प्रोड्यूस से जो इनकम हो रही है दैट इज योर एग्रीकल्चर इनकम। एंड पॉइंट नंबर 3 इज इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। जो आपने एग्रीकल्चर लैंड पे अपनी उस लैंड की असिस्टेंट के लिए, उसको सही सुचारू रूप से चलाने के लिए आपने वहां पर एक सर्विस सेंटर टाइप खोला हुआ है जिसको हम फार्म बिल्डिंग बोलते हैं, तो उससे होने वाली इनकम भी हम एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं। तो ये तीन पॉइंट से हमको एग्रीकल्चर की डेफिनेशन समझ आती है जो दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A के अंदर। बोलो क्लियर हुआ? सर अभी तक आपने जो पढ़ा है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग एक बार छोटी सी रिवीजन लगवा दोगे? हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल रिवीजन लगवा दूं जिससे आपकी हर चीज बड़ी क्लियर हो। देखिए सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा और सिंपल टॉपिक है। देखिए हमने पढ़ा ये कि एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम भारत में एग्जम्प्ट है, बट भारत के बाहर क्या हो जाएगी, टैक्स हो जाएगी। एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग रूल बनाने का अधिकार एंट्री नंबर 46 के तहत ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। फिर एग्रीकल्चर इनकम में एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है, इसको इनकम टैक्स ने डिफाइन किया सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A के अंदर, जिसमें बोला गया कि अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है और उससे आपको रेंट मिल रहा है या रेवेन्यू मिल रहा है तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। दूसरा कि अगर आपको कोई इनकम हो रही है जिस पर आपने सब्सिक्वेंट मतलब मेन ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किया है, प्लस आपने उसको मार्केट में ले जाने लायक बनाया, और तीसरा उसे मार्केट में बेचा है, तो इससे होने वाली इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। एंड पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी कोई फार्म बिल्डिंग है तो उससे भी अगर कोई इनकम डिराइव हो रही है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। तो इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया? यस सर, हमें क्लियर हो गया। अब देखना मेरी बात को ध्यान से सुनो क्या होता है। देखिए होता यह है कि अगर मैं आपको बोलूं कि लाइक मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं, जैसे अंकल चिप्स आपने सुने हैं? अंकल चिप्स, मान लो मेरी एक फैक्ट्री है जिसका नाम है आंटी चिप्स। आंटी पुलिस बुला लेगी, ठीक है, बोले नहीं तो आंटी चिप्स मार्केट में क्या है, अंकल चिप्स है। मेरी कौन सी है? आंटी चिप्स है। मैंने आंटी चिप्स के नाम से चिप्स बनाने शुरू किए। अब मैंने क्या किया, मैं गांव गया और गांव में जाके अपने खेत के अंदर मैंने आलू उगाए। क्या हुआ है बोलो? आलू। ये वो आलू नहीं है कि आलू डालोगे सोना निकलेगा, ये वो आलू नहीं है, ठीक है। तो आलू मैंने उगाए और आलू उगाने के बाद मैंने आलू की कटिंग की ताकि मैं उसको अपने पापड़ों में इस्तेमाल कर पाऊँ, पापड़ बना के या चिप्स बना के मैं फिर उनको मार्केट में बेचूंगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो ऐसा फील हो रहा है कि आधा सेगमेंट तो एग्रीकल्चर इनकम है और आधा सेगमेंट मेरा धंधा है, पीजीबीपी है। लग रहा है आपको या नहीं लग रहा? सोचो जरा, अगर मैं एक नॉर्मल किसान होता तो मैं सिर्फ फार्मिंग करता, कल्टीवेट करता, फर्दर प्रोसेस करता, कटिंग करके ग्राउंड से सेपरेट करके सेलेबल आइटम बना के उसको लाला को जाके बेचा था। ये गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड जो दुकानें होती हैं जहाँ पर एमएसपी के थ्रू मुझे कीमत मिल जाती है वहाँ बेचा था। लेकिन फार्मर कभी उस चीज़ का धंधा नहीं करता। यहाँ पर मैंने उसको पहले उगाया भी, सब कुछ किया, और बाद में उसको मार्केट में चिप्स बना के आंटी चिप्स के नाम से बेच रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर थोड़ी सी इनकम मेरी एग्रीकल्चर इनकम है और थोड़ी सी इनकम मेरी धंधे की इनकम है, यानी पीजीबीपी इनकम? सरकार ने कहा यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो। यहाँ पर सरकार ने ऐसी इनकम के लिए एक स्पेशल रूल बनाया। स्पेशल रूल क्या बनाया कि हो सकता है तुम कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी करते हो और साथ में बिजनेस एक्टिविटी भी करते हो सकता है ना कि तुम एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी करते हो और कोई बिजनेस एक्टिविटी भी करते हो। इट माइट बी पॉसिबल। तो देखिए अभी क्या है कि जब हम इनकम की बात करेंगे तो हो सकता है आपने एग्रीकल्चर इनकम प्लस पीजीबीपी दोनों एक साथ कर रहे हो, और हो सकता है कि एग्रीकल्चर इनकम प्लस आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो जिसके अंदर पीजीबीपी शामिल नहीं होगा। सर थोड़ा सा दोनों के एग्जांपल लोगे? देखो पहला वाला एग्जांपल तो आंटी चिप्स वाला है कि आंटी चिप्स का मैन्युफैक्चरर मैं हूँ, मैं ही आलू बनाता हूँ और मैं ही उसको आलू के पापड़ बना के चिप्स बना के बेचता हूँ। इसका मतलब मेरी एग्रीकल्चर इनकम भी है और पीजीबीपी की इनकम भी है। उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं वो हमारे इनकम टैक्स रूल में दे रखे हैं, यानी यहाँ पर हमारा अप्लाई हो जाता है
रूल नंबर 7, रूल नंबर 7A, रूल नंबर 7B और रूल नंबर 8, इसके अकॉर्डिंग हम एग्रीकल्चर इनकम अलग करते हैं और पीजीबीपी की इनकम अलग करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट हो जाता है, पीजीबीपी इनकम हमारा टैक्स हो जाता है। समझाऊंगा अभी। दूसरा पार्ट है एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सेप्ट पीजीबीपी। मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, मैं टीचिंग करता हूँ, लेकिन गाँव में मेरे खेत खलिहान भी हैं। जब मैं समर वेकेशन होती है, मेरे पास बच्चे कम होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, 2 महीने गांव चले जाता हूँ, वहाँ पर खेती बाड़ी करता हूँ, तो वहाँ से मैं इनकम कमाता हूँ, एग्रीकल्चर इनकम। और वहीं लाला वगैरह को अपना बेच बाच के पैसे लेकर यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर अपना जो मेरा घर है वो उसे मैं रन करता हूँ, फिर अपनी ट्यूशन क्लासेस पढ़ानी शुरू कर देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। यानी अभी मेरी जो इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चर इनकम हो रही है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम में पीजीबी, मेरा कोई धंधा नहीं है, मेरा कोई इससे रिलेटेड धंधा नहीं है, मैं तो कोई जॉब करता हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, बैंक में एफडी करा रही है, ब्याज मिलती है, मतलब पीजीबीपी से इनकम नहीं है, तो वो केस अलग है। उस केस में लगता है पार्शियल इंटीग्रेशन। इस वाले केस में क्या लगेगा, पार्शियल इंटीग्रेशन। सर ये क्या होता है, अभी मैं दोनों चीजें पढ़ाऊंगा। पहले तो मैं आपको ये रूल वाली बात बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा पार्शियल इंटीग्रेशन वाली बात। ये दोनों ही चीजें हमें पढ़नी, आप टेंशन मत लेना, हम सारी चीज़ आपको कवर कराएंगे, कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की है और फिर उसको मैंने धंधा बना के बेचा है, तो उसके केस में हम रूल 7, 7A, 7B और 8 की बातों के हिसाब से अपनी इनकम को अलग अलग करेंगे। एग्रीकल्चर अलग होगी, पीजीपी अलग हो जाएगी, एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट हो जाएगी, पीजीपी टैक्स हो जाएगी। दूसरा कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन उस चीज़ का धंधा नहीं है, आप कहीं और से भी इनकम कमाते हो एक्सेप्ट पीजीपी, तो उसमें लगता है पार्शियल इंटीग्रेशन। तो पहले मैं आपको ये वाला कंसेप्ट समझा रहा हूँ, रूल 7, 7A, 7B और 8 का, ठीक है। सुनेंगे ध्यान से, देखिए क्या है, ये है हमारे जनरल रूल और ये है स्पेसिफिक रूल। जनरल रूल क्या बोलता है, जनरल रूल ये बोलता है कि अगर आपकी दोनों टाइप की एक्टिविटीज हैं तो हम उसमें बाइफर्केशन करेंगे। कैसे, मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट उगाया, लाइक आपने एग्रीकल्चर फार्मिंग की, और आपने एग्रीकल्चर फार्मिंग की और उसको सीधा सीधा रॉ फॉर्म में ले जाके बेच दिया। जैसे आलू होता है, आप आलू को उगाते हो ना, आलू को ग्राउंड से निकालने के बाद आप आलू को थोड़ा बहुत साफ करके बोरियों में पैक कर देते हो और ले जाके मार्केट में बेच आते हो। तो यानी यहाँ पर देखा जाए तो जो प्रोसेसिंग हुआ ना, प्रोसेसिंग वो था ही नहीं, प्रोसेसिंग नहीं था, सीधा निकाला, पन्नियों में बोरियों में डाला, पैक करके बेच दिया। यानी यहाँ पर जो माल बेचा गया वो विदाउट प्रोसेस बेचा गया। कैसे बेचा गया बोलो, विदाउट प्रोसेस। अगर तुम्हारा माल बिका है विदाउट प्रोसेस, देखो लिखा हुआ ना सोल्ड विदाउट प्रोसेस, तो इस केस में हम एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालते हैं। सर इस केस में हम एग्रीकल्चर इनकम ऐसे निकालते हैं कि जो हमारा सेल प्रोसीड है, जो माल बेचकर हमको पैसा मिला वो कहलाता है सेल प्रोसीड, उसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, और उस एग्रीकल्चर फार्मिंग को करते वक्त मेरा खर्चा कितना आया, दैट इज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने आलू को बनाने के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए, मेरी 10 एकड़ की जमीन थी, आलू उगाए, 10 लाख रुपए खर्च हो गए मेरे उस आलू की फसल में, लेकिन जब मैं मार्केट में बेचने के लिए गया तो वो आलू 13 लाख के बिक गए। कितने के, 13 लाख के। तो सेल प्रोसीड कितना आएगा, 13 लैक्स। कितना आएगा बोलो, 13 लैक्स। और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना है, माल को उगाने की लागत कितनी है, सर वो है आपकी 10 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए जो मेरी इनकम है दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इनकम, और वो 3 लाख की इनकम मेरे सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग क्या है, एग्जम्प्ट है। जो 3 लाख की इनकम हुई ना वो एग्रीकल्चर इनकम है, और सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगी, मेरी एग्जम्प्ट हो जाएगी। क्लियर है ना बात। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट है सोल्ड विद प्रोसेस। विद प्रोसेस का मतलब ये है, अब की बार मैंने आलू जो उगाए हैं ना, मैंने उसको धोया, उसकी कटिंग की, जैसे चिप्स होते हैं ना, कटिंग करने के बाद वो चिप्स बना के मैंने मार्केट में बेच दिए किसी लाला को। अब आप नोटिस करेंगे तो यहां पर मैंने रॉ फॉर्म वाली चीज को रॉ फॉर्म में ना बेचकर थोड़ा फिनिश गुड्स बनाकर बेचा, उसकी कटिंग करके उसके चिप्स वगैरह बना के मैंने मार्केट में बेचे। इसका मतलब सोल्ड विद प्रोसेस, मैंने माल तो बेचा, एग्रीकल्चर क्रॉप तो बेची, बट प्रोसेस करके बेची। तो इसके फंडामेंटल रूल्स आपके अलग होंगे। कैसे, उसमें 2 इनकम आ जाएगी, एक तो एग्रीकल्चर आ जाएगी, एक धंधे की आ जाएगी। दिमाग से सोचो,
कॉमन सेंस आंसर आ जाएगा। जब मैं आलू उगा रहा हूं और उगाने के बाद मैं डायरेक्टली उसको बेच नहीं रहा हूं बल्कि उसमें फर्दर प्रोसेसिंग करके मैं उसको बेच रहा हूं, इट मींस कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम भी इन्वॉल्व है और मेरे धंधे की इनकम भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। बोलो इन्वॉल्व है या नहीं है? यस सर बिल्कुल इन्वॉल्व है। तो यहां पर क्या होता है कि एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए हम उस क्रॉप की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको लेते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू मतलब अगर हम उस क्रॉप को मार्केट में बेचें तो क्या कीमत मिलेगी, फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें से माइनस कर देते कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जैसे यहां पर किया था। सर यहां पर सेल प्रोसीड्स नहीं लोगे? नहीं लेंगे, क्योंकि इस बार आपने बिजनेस भी किया है साथ में, इस वजह से हम क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। तो हम एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। बोलो क्लियर है? ये सर बिल्कुल क्लियर है। दूसरा नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब पीजीबीपी की इनकम कैसे निकालेंगे, नॉन एग्रीकल्चर इनकम? तो कहा गया आपने जो माल बेचा, जैसे मैंने एक चिप्स बना के फिर वो बेचे थे ना, आलू निकाल के चिप्स बना के बेचे थे, तो उससे जो मुझे पैसा मिला दैट इज कॉल्ड सेल प्रोसीड या सेल वैल्यू। ठीक है, सेल वैल्यू में माइनस करूंगा मार्केट वैल्यू, उन आलू की मार्केट वैल्यू क्या थी, माइनस करूंगा बेचते वक्त मुझे जो खर्चे पानी हुए, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वगैरह या जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हुआ वो मैं माइनस करूँ, जो इनकम बचेगी दैट इज माई नॉन एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि पीजीबीपी की इनकम। बोलो बात समझ रही है? यानी ये हमारा है जनरल रूल, जिसमें कोई फसल वसल के नाम नहीं दे रखे। जनरल रूल है कि अगर तुमने किसी भी फसल में ये काम किया है, अगर विदाउट प्रोसेस किया तो ऐसे एआई निकलेगा और विद प्रोसेस किया तो एआई और पीजीपी ऐसे से निकलेगा। ठीक है, लेकिन सरकार ने 3 आइटम्स के लिए अलग रूल बनाए हैं, जैसे रबर, कॉफी और चाय, इनके लिए रूल अलग है। ये कहलाते हैं स्पेसिफिक रूल और वो कहलाते हैं हमारे जनरल रूल। तो एक काम करते हैं, अभी हमने जनरल रूल पढ़ा ना, एक क्वेश्चन मैं आपको जनरल रूल पे करा देता हूं, सो दैट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा और हमें जल्दी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो चलिए जनरल रूल का एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आप उसको नोट करना और प्रॉपर मैं आपको समझाऊंगा। जब वो क्वेश्चन हम कर लेंगे तो हमें ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे और उसके बाद हम आएंगे पार्शियल इंटीग्रेशन की ओर। ठीक है, पूरा एग्रीकल्चर इनकम आज ही क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन आप सभी लोग की मॉडल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार हम। क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर राधा, ठीक है, मिस्टर राधा नहीं सॉरी मिस राधा ग्रो sugar cane and uses the same for the purpose of manufacturing sugar in his factory। देखिए जो मिस राधा है ना, इन्होंने शुगर कैन उगाए हैं और इन्होंने शुगर कैन उगाने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर इसको प्रोसेस करूंगी। तो प्रोसेस भी किया इन्होंने, फैक्ट्री के अंदर लिखा हुआ है 30% ऑफ द शुगर कैन प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड फॉर रुपीज 10 lakhs। 30% शुगर कैन उन्होंने मार्केट में बेच दिए, कितने रुपए के, 10 लाख रुपए के। और जो उन्होंने 10 लाख वाला माल बेचा है उसको बनाने की जो लागत आई है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आई है, वो आई है 5 लाख रुपए। कितने आई है बताओ, 5 लाख रुपए आई है। ठीक है, इसके बाद लिखा था कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द बैलेंस शुगर कैन। देखो 30% बेच दिए, जो 70% शुगर कैन बचे हैं उसके बनाने की जो लागत है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन दैट इज 14 लाख। कितना, 14 लाख। एंड द मार्केट वैल्यू, और उसी चीज की जो मार्केट वैल्यू वो कितनी है, 22 lakhs है। आफ्टर इनकर्ड 1.5 लाख मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस प्रोसेस, ये तब है 22 लाख की वैल्यू जब हम उस पर 1.5 लाख रुपए का प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब कुछ चीजें उसमें एड ऑन करेंगे, तब वो मार्केट में 22 लाख की उसकी वैल्यू मिलेगी। फिर लिखा हुआ है एंड द बैलेंस शुगर कॉमा द शुगर वॉज सोल्ड 25 lakhs, और जो ये बैलेंस 70% है ना, इसको मार्केट में कितने की बेची गई, 25 लाख की बेची गई। कंप्यूट करो राधा की जो बिजनेस इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम है, ये हमें बतानी है। अब एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा से स्पीडली पढ़ूंगा और आप मेरे साथ पढ़ेंगे। Miss Radha grows sugarcane and used for the same purpose of manufacturing sugar in his factory. 30% of the sugar produced is sold for rupees 10 lakh and cost of cultivation of such sugar is rupees 5 lakh. The cost of cultivation of the balance sugar 70% is 14 lakh and the market value of the same 22 lakhs. After incurred 1.5 lakhs as a manufacturing process on the balance sugarcane, the sugar was sold for 25 lakhs. Compute करो PGBP income और एग्रीकल्चर इनकम। प्लीज दोस्तों इधर आ जाइए। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अब इसका हम करेंगे सॉल्यूशन और कायदे से करेंगे, सब चीज समझ आएगी, टेंशन नहीं लेना कुछ। ठीक है, करें स्टार्ट। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन का ना रॉ फॉर्म लिखते हैं जिससे कि हमें जल्दी समझ आ जाए। ठीक है, तो रॉ फॉर्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठीक है, आपने नोट कर लिया। अब मैं अपने हिसाब से करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अभी मेरी स्क्रीन को यहाँ पर मैं सोल्यूशन करूँगा
और इसको इस तरीके से दो पार्ट में मैं अपने पास डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो हम करेंगे वो अभी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन को साथ के साथ पढ़े, आपने नोट तो कर लिया ना, साथ के साथ पढ़ो। लिखा हुआ है कि मिस राधा ने शुगर कैन उगाया था फॉर द पर्पज ऑफ, उगाया था ताकि वो अपनी फैक्ट्री में इसको प्रोसेस करे। तो जो 100% शुगर कैन था ना, ये देखो 100% जो शुगर कैन था उसमें से इन्होंने दो डिवीजन किए। इन्होंने 30% शुगर कैन तो सीधे बेच दिए और 70% शुगर कैन को प्रोसेस करके बेचा। जो 30% इन्होंने शुगर कैन बेचे उससे इनको सेल प्रोसीड्स हो रहा है, बताइए कितने रुपए, कितने रुपए का सेल प्रोसीड हो रहा है। सर इनको सेल प्रोसीड हो रहा है टोटल, और टोटल कितने रुपए का, दिस इज 10 लाख रुपीस, कितने का, 10 लाख रुपए का। तो सेल प्रोसीड हो रहा है इनको 10 lakhs का, जिसको बनाने में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी आ रही है, लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी आ रही है बताइए। सर ये आ रही है 5 लाख रुपीस, कितनी आ रही है, 5 लाख रुपीस। तो आप मुझे बताइए जो 5 लाख रुपए बच गए इसको क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर इनकम। क्या बोलेंगे इसको, एग्रीकल्चर इनकम। देखिए यही चीज तो मैंने यहां लिखवाई थी कि अगर आप मार्केट में बेचो बिना प्रोसेस किए हुए, आप एक बात बताइए, जो 100% शुगर है उसमें से 30% शुगर पे हमने कोई प्रोसेस किया, विदाउट प्रोसेस हमने शुगर को शुगर की तरीके से बेच दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं, हमने क्या किया, उसको प्रोसेस मतलब शुगर कैन को शुगर कैन के रूप में बेच दिया। मैंने गलत बोल दिया, हमने जो गन्ने उगाए थे ना शुगर कैन, उसको शुगर कैन को शुगर कैन की तरीके से बेच दिया, यानी कोई प्रोसेस नहीं किया। लेकिन जब हम शुगर कैन से शुगर बनाएंगे तो यानी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व हो जाएगी। तो 30% शुगर कैन हमने बिना प्रोसेसिंग के बेचे। तो बिना प्रोसेसिंग के लिए हमने कहा था सेल प्रोसीड में से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस करेंगे, एआई आ जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। तो देखिए यहाँ पर सेल प्रोसीड था 10 लाख, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन था 5 लाख, एआई आ गई हमारी 5 लाख। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एआई समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे 70% की। जो 70% शुगर कैन था आपने उसको किस तरीके से बेचा, क्या शुगर कैन बना के बेचा, नहीं सर, इसकी हमने चीनी बनाई, शुगर बनाई। यानी इस 70% पे हमने प्रोसेसिंग की, हमने क्या की, प्रोसेसिंग की, और शुगर कैन को क्या बना के दिया, शुगर बना के दिए। तो जब हमने शुगर कैन को शुगर में कन्वर्ट किया, इट मींस देयर इज अ समथिंग एग्रीकल्चर इनकम एंड देयर इज अ समथिंग नॉन एग्रीकल्चर इनकम, है ना। कुछ तो एग्रीकल्चर इनकम है, कुछ नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो यानी जो प्रोसेसिंग शुगर कैन है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो जिसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चर इनकम और एक जिसको हम बोलेंगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम, या फिर हम बोल सकते हैं पीजीबीपी। क्या बोल सकते हैं, पीजीबीपी। सर इस 70 में भी एग्रीकल्चर इनकम आएगी, अरे क्यों नहीं आएगी, शुगर क्या सीधा हमने बोकर उगा दिया था, पहले शुगर कैन उगाया था ना, तो शुगर कैन यानी एग्रीकल्चर इनकम भी तो होगी ना इसमें से, और बची हुई क्या आएगी, पीजीबीपी इनकम आएगी। तो सर इसका मतलब आप ये वाला बोलना चाहते हो ना कि जब हमने बेचा प्रोसेस के साथ तो एआई ऐसे निकलता है और नॉन एआई ऐसे निकलता है। हाँ दोस्तों, इसी का तो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, इसी का तो करा रहा हूँ। तो सर एआई कैसे निकलता है, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। चलो भाई ये रहा, तो यहां पर क्या करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आ जाएगा। आप क्वेश्चन में देखकर बताइए कि जो 70% है उसमें फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है। देखिए क्वेश्चन में सर उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू हमें देखे वो देखे 22 लाख, कितनी देर के, 22 lakhs। और देखिए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी है, सर उसकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 70% की थी ना, वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बची है 14 लाख रुपए की। देखिए क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द बैलेंस शुगर 70% इज 14 लाख, जिसकी मार्केट वैल्यू 22 लाख, ठीक है। तो लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी, सर फेयर मार्केट वैल्यू 22 lakhs और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी है, 14 lakhs है। तो ये इनकम कितनी आ गई, ये आ गई 6 2 8, 8 लाख रुपए। ये 8 लाख रुपए की इनकम क्या है, हमारी एग्रीकल्चर इनकम है। क्या है ये, एआई की इनकम है। हमने यही फॉर्मूला तो लगाया, ये देखिए फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 22 लाख, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना था, 14 लाख, तो बची हुई क्या आ गई, 8 लाख की इनकम आ गई। कोई डाउट, चले आगे, यस सर। अब हम बात करेंगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम की, इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखवाया हुआ है कि आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे, सेल वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू माइनस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। सेल वैल्यू मतलब सेल प्रोसीड, उसको बेचकर कितना पैसा कमाया। तो आप देखिए उसमें लिखा हुआ था कि उस शुगर को हमने बेचा, लास्ट लाइन पढ़िए, द शुगर वॉज सोल्ड फॉर 25 lakhs, हमने शुगर को 25 लाख में बेचा। तो लीजिए सेल प्रोसीड्स कितना है बताइए, 25 lakhs। उसमें से क्या माइनस करेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, सर उस शुगर की मार्केट वैल्यू हो जाएगी 22 लाख। अगर हमने उसमें 1.5 लाख रुपए खर्च किए तो उसकी मार्केट वैल्यू 22 लाख है। और
उसके एक्सपेंसेस कितने हैं सर, ये जो आफ्टर एक्सपेंसेस है ये कौन से हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने किए हमने सर, हमने किए 1.5 लाख के। तो ये सब माइनस करने के बाद 25 में से 22 से कितना बचा, 3 में से 1.5 के कितना बचा, 1.5। ये जो 1.5 लाख की इनकम है ये तुम्हारी कहलाएगी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। यानी टोटल एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी आपकी, 8 और 5 13 लाख की होगी आपकी एग्रीकल्चर इनकम। कितनी की होगी बताओ, 13 लाख की। तो ध्यान से सुनना, ये वाली जो एग्रीकल्चर इनकम है और ये वाली, ये दोनों की दोनों इनकम हमारी एग्जम्प्ट हो जाएंगी सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 के अंदर। एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन इंडिया इज एग्जम्प्ट। तो ये 13 लाख की इनकम एग्जम्प्ट है, जो ये 1.5 लाख है ये टैक्स किया जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है ये क्या है हमारी, बोलो ना, ये क्या है हमारी, सर ये तुम्हारी एग्जाम्पशन लिमिट से भी कम है तो कोई टैक्स नहीं, यानी इस पूरे इंसान को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलो बात समझ आई, ये सर हमें बिल्कुल समझ आएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपका। ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट था सर, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने हमें बताया है जनरल रूल के हिसाब से, जनरल रूल। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक रूल की। किसकी बात करेंगे बताइए, स्पेसिफिक रूल की। देखिए स्पेसिफिक रूल के अंदर है रूल 7 है, रूल 7B और रूल 8। ये क्या बोलता है, देखिए पहला पॉइंट ये बोलता है कि अगर आप रबड़ उगाते हो और फिर रबड़ को बेचते हो, रबड़ को उगाते हो रबड़ को बेचते हो, इसका मतलब यहां पर एग्रीकल्चर इनकम भी है, इसका मतलब यहां पर नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है। तो आपको जितना भी इनकम हुआ है ना, जितना भी इनकम हुआ है उसमें से पहले एक्सपेंस माइनस कर दो। अब जो नेट इनकम बची है उसका 65% हम एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे और 35% हम पीजीबीपी की इनकम मान लेंगे। बड़ा ही सिंपल है। रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग में मेरे 10 लाख रुपए खर्च हुए और उसे मैंने मार्केट में 15 लाख का बेचा, तो जो 5 लाख है ना वो मेरी क्या बन गया, प्रॉफिट। 15 माइनस 10 कितना हो, 5 लाख में से 65% एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे और 35% पीजीबीपी की इनकम मान लेंगे। सो सिंपल। इसके बाद रूल नंबर 7B, इनकम सेल ऑफ कॉफी। अगर आप कोई इनकम कमाते हो कॉफी को बेचकर, लेकिन कॉफी में दो चीज़ है, एक है जिसमें कि आपकी ग्रोइंग और क्योरिंग, यहाँ पर सिर्फ क्योरिंग हो रही है और यहाँ पर क्योरिंग के साथ ग्रोइंग भी हो रही है। तो अगर क्योरिंग और ग्रोइंग दोनों नहीं हो रही है, सिर्फ क्योरिंग हो रही है, तो 75% एआई एग्रीकल्चर इनकम और 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। और अगर ग्रोइंग के साथ आप क्योरिंग भी कर रहे हैं, दोनों चीजें कर रहे हैं, तो रेशियो क्या बनेगी, 60-40, 60% एग्रीकल्चर इनकम, 40% पीजीबीपी की इनकम। ये बड़ा सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम मैंने लगाऊंगा नहीं। ठीक है, रूल नंबर 8 क्या बोलता है, देखो रूल 7A किसका था पहले ये बताओ, रबड़ का। रूल 7B किसका है, कॉफी का। रूल नंबर 8 किसका है, चाय का। सेल ऑफ टी, सेल ऑफ टी करो, टी के बाग से उगा रहे हो और फिर आप उसको चाय पत्ती बना के मार्केट में पैकेट बना के बेच रहे हो, तो ऐसे में तुम्हारा जितना भी सेल प्रोसीड है उसमें से आप अपने खर्चों को माइनस करोगे, जो इनकम आएगी उसका 60-40 कर दो। 60% बनेगी एग्रीकल्चर इनकम और 40% बनेगी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। बोलो समझ आई, 60-40 रेशियो में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूल 7 एक जनरल रूल था और ये 3 स्पेसिफिक रूल 3 चीजें के लिए बने, रबड़ कॉफी चाय, रबड़ कॉफी चाय। 7A बोलो, 7A जल्दी बोलो, रबड़। 7B बोलो 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 बोलो, क्या 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 बोलो, कॉफी। 8 चाय। ठीक है, ये और जनरल रूल इज 7, जनरल रूल इज 7। तो ये आपको समझ आ गया। तो अभी यहां से लेकर यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, राइट। अब हम बात करेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन की। सर ये पार्शियल इंटीग्रेशन कब लगता है, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, बट वो पीजीबीपी की नहीं होनी चाहिए, कुछ और लाइक सैलरी हो जाए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाए, कैपिटल गेन हो जाए, तो उस केस में लगता है हमारा पार्शियल इंटीग्रेशन। देखिए ये पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है जब हमारी 2 टाइप की इनकम है। कितने टाइप की इनकम है, 2 टाइप की इनकम है। अगर मान लो हमारी सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है, मान लो प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, बट हमारी एग्रीकल्चर इनकम मात्र 5,000 रुपए, तो भी कोई टैक्स नहीं लग गया, तो भी कोई पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लग गया। तो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, ये जो पार्शियल इंटीग्रेशन लिखा है ना, यहां पर इस तरीके से लिखता हूं, इज नॉट एप्लीकेबल इफ एग्रीकल्चर इनकम इज अप टू ₹5,000। अगर मेरी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक है तो मुझे पार्शियल इंटीग्रेशन के हिसाब से टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा एग्जम्प्ट कर दो, पूरा का पूरा क्या कर दो, एग्जम्प्ट कर दो। सर ये पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए पार्शियल इंटीग्रेशन में ना कुछ स्टेप्स होते हैं, जिस स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी इनकम को कैलकुलेट करते हैं।
वो स्टेप मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सर पहले ये बताओ कि पार्शियल इंटीग्रेशन किस किस पर लगता है। तो देखिए पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है इंडिविजुअल पे, पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है एचयूएफ पे, पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है एओपी पे, पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है बीओआई पे, पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है एजीपी पे। ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन 5 लोगों पे लगता है और किसी पे नहीं। ना तो ये फर्म पे लगता है, ना ही कंपनी पे लगता है, ना ही कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ पे लगता है, इन लोगों पे नहीं लगता, ना ही लोकल अथॉरिटी पे लगता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है, इट इज़ एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, सिर्फ इन पे लगता है। और वो भी तब लगता है जब उसके पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम है जो कि एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, प्लस एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 से ज़्यादा है, तभी लगेगा पार्शियल इंटीग्रेशन। और अगर तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है और तुम्हारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो पार्शियल इंटीग्रेशन उस केस में नहीं लगेगा। पार्शियल इंटीग्रेशन के 3 स्टेप होते हैं, स्टेप 1, 2 और 3। हमें स्टेप 1 में क्या करना होता है, कॉम्प्यूट करना होता है टैक्स एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। स्टेप 2 में क्या करते हैं, हम टैक्स निकालते हैं एग्रीकल्चर इनकम और जो भी हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अगर हम न्यू टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो जाएगी 3 लाख। अगर हम ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं तो एज के हिसाब से, अगर तुम्हारी एज नॉर्मल है तो 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन हो तो एग्जम्पशन 5 लाख। स्टेप नंबर 3 में क्या करें, जो टैक्स हमने स्टेप 1 से निकाला उसमें से माइनस कर देंगे स्टेप 2 का टैक्स, और जो आएगा अगर उसमें सरचार्ज एप्लीकेबल है तो माइनस कर देना, सॉरी ऐड कर देना, रिबेट माइनस कर देना और फिर लगा देना लास्ट में HEC। इस तरीके से टैक्स निकालते हैं। अब दोस्तों जो मैंने बताया ना ये भी इतना क्लियर नहीं होगा, जब तक मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बिल्ड हो पाएगी। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए मेरे साथ और आराम से पढ़िए, आपको सब समझ आएगा। भागने की कोशिश मत करो भाई, क्योंकि अब इनकम टैक्स की क्लासें थोड़ी लंबी होने वाली हैं, तो भागो मत। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर राधा रानी, मिस राधा रानी, ठीक है, मिस राधा रानी एक रेजिडेंट है और इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी है, पर्टिकुलरली इनकम की दी है प्रीवियस ईयर 23-24। क्या क्या बोला हुआ है, इनकम फ्रॉम सैलरी 4,80,000 रुपए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2.5 लाख रुपए, एग्रीकल्चर इनकम जो कि इनकी जयपुर की लैंड है उससे हुई है 4,80,000 रुपए की, और उस लैंड के ऊपर इन्होंने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम। उस एग्रीकल्चर इनकम को कमाने के लिए इन्होंने कुछ खर्चा पानी भी किया है, उसके ऊपर कितने रुपए का, 1,70,000 रुपए का। आपको कंप्यूट करना है टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट ईयर 24-25 और एज्यूम करनी है उनकी एज जो है वो है 45 ईयर। आपको ये काम करना है। ठीक है, देखिए इधर आइए, क्वेश्चन समझ आए। सर ये बताइए इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करें या पार्शियल इंटीग्रेशन से करें। पहले मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें ऐसा कुछ लिखा है कि उसने खुद उगाया है और फिर बेचा है? नहीं ना, अगर ऐसा लिखा होता तो मैं जनरल रूल लगाता, और उसने खुद उगाया खुद बेचा, अगर वो रबर होता तो मैं ये रूल लगाता। उसने खुद उगाया खुद बेचा और वो थी कॉफी तो ये रूल लगता। उसने खुद उगाया खुद बेचा है तो चाय रूल 8 लगाता। लेकिन इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ये बोला है कि उसने एग्रीकल्चर इनकम कमाई है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम, कुछ बेचा बाचा नहीं है, कुछ एग्रीकल्चर इनकम से उसने कोई धंधा नहीं किया है। उसने नॉर्मल एग्रीकल्चर इनकम कमाई, लालों को बेच दिया तो एक एग्रीकल्चर इनकम होगी उसकी, और दूसरा वो सैलरी वैलरी कमाता है उससे हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखो जरा। क्वेश्चन में था कि राधा रानी जो है वो रेजिडेंट है और उनकी सैलरी की इनकम निकाल के दे रखी है 4,80,000 रुपए की, हाउस प्रॉपर्टी की दे रखी है 2.5 लाख रुपए की, और एग्रीकल्चर लैंड से इनकम है 4,80,000 रुपए की, जिस पर उन्होंने खर्चा किया 170 का। तो 480 में से 170 माइनस करें तो एग्रीकल्चर इनकम हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन के अंदर लगेगा हमारा पार्शियल इंटीग्रेशन। क्या लगेगा बताइए सर, इसमें लगेगा पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन। ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन में हमारा लगेगा। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, पहले आप मुझे बताइए इसकी सैलरी इनकम कितनी है। सर इसकी जो सैलरी इनकम है दैट इज 4,80,000। कितनी है बताइए, 4,80,000 रुपए। इसकी हाउस प्रॉपर्टीज इनकम कितनी है, सर इसकी हाउस प्रॉपर्टीज इनकम है 2.5 लाख रुपए की, 2,50,000 रुपीज़ की। ठीक है सर, अब ये बताइए इसकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है। देखिए एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो इसकी 4,80,000 रुपए, लेकिन 170 इसमें से माइनस करेंगे, 480 में से 170 माइनस करेंगे तब इनकम आएगी। 480 में से 170 माइनस किया, दिस इज 3,10,000, 3,10,000।
अब इस इंसान की, अब आप मुझे बताओ क्या पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ ये एक इंडिविजुअल है, राधा रानी कौन है? इंडिविजुअल है। दूसरा, इनकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है। अब आप मुझे बताइए नॉन एग्रीकल्चर इनकम यही ना, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, इसी को तो नॉन एग्रीकल्चर बोलोगे। कितनी इनकम है सर? ये इनकम है हमारी 7,30,000। तो 7,30,000 तो बेसिक एग्जम्पशन से क्या है? ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा है। प्लस आपके एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है। आप देखिए कितनी एग्रीकल्चर इनकम? 3,10,000 रुपए। तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है जो यहां पर मैंने लिखी है। तो भाई साहब यहां पर लगेगा पार्शियल इंटीग्रेशन। अब हमें वो तीनों की तीनों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टेप फॉलो करते हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 1 बोलता है कि आप टैक्स निकालो एग्रीकल्चर इनकम पे प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे। तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है 3,10,000 और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 7,30,000। कितनी है? 7,30,000। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा तो बोला नहीं था कि कौन सा टैक्स रिजीम है, तो हम ओल्ड मान लेते हैं। ओल्ड माने बताओ, न्यू माने? मैं एक काम करता हूं, मैं ओल्ड से कर देता हूं, ठीक है? यहां पर मैं पार्शियल इंटीग्रेशन में ओल्ड टैक्स रिजीम ही फॉलो कर लेता हूं, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है इस वजह से, ठीक है? ओल्ड कर लेते हैं हम अपने एजम्पशन के हिसाब से। तो ये बताइए टोटल इनकम कितनी होगी? सर ये होगी 3,10,000 प्लस 7,30,000, तो इनकम होगी 10,40,000। यानी अब हम टैक्स निकालेंगे 10,40,000 पे। और मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो करता हूँ तो स्लैब रेट लगेगा 2.5 लाख, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20% और 10 लाख के ऊपर पे 30%। तो मैं टैक्स जल्दी से निकाल लूँ? आपको आता है ना निकालना? मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है इनकम आई है 10,40,000। 10 लाख तक की इनकम पे मैंने पहले याद कर रखा है 1,12,500 टैक्स बनेगा। और बच्चे कितने? 40,000 पे लगे 30%, यानी चाहती हूँ 12,000 हो गया। तो टैक्स बना 1,24,500। टैक्स कितना बना? ₹1,24,500। ये टैक्स निकल गया, ठीक है? अब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? हम टैक्स निकालेंगे एग्रीकल्चर इनकम पे प्लस बेसिक एग्जम्पशन। तो मुझे बताइए एज 41 साल है तो एग्जम्पशन लिमिट कितनी मिलेगी? 2.5 लाख की। तो प्लस कर देंगे 2.5 लाख, प्लस क्या कर देंगे? 2.5 लाख। तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 3,10 और बेसिक एग्जम्पशन कितनी है? 2.5 लाख। तो चलिए 2,50,000 प्लस 3,10,000, 5,60,000, ठीक है? 5,60,000 पे हम स्लैब रेट लगाते हैं। तो मुझे पता है कि 5 लाख तक, मतलब 2.5 लाख तक माफ है, फिर 2.5 से 5 पे कितना लगेगा? 5%, जो कि आएगा 12,500 प्लस 60,000 पर 20% आएगा 12,000। तो इसका मतलब 12,000 प्लस 12,500, दिस इज 24,500। तो लीजिए टैक्स आ गया 24,500 का, ठीक है? तो देखिए पहले हमने क्या किया? टैक्स निकाला एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे, फिर हमने टैक्स निकाला एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जम्पशन लिमिट पे, ठीक है? स्टेप नंबर 3 क्या था कि जो स्टेप नंबर 1 से टैक्स आया है उसमें से माइनस कर दो स्टेप नंबर 2 वाला टैक्स। तो लीजिए स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? टैक्स ऑन S1 स्टेप नंबर 1 माइनस टैक्स ऑन स्टेप नंबर 2, ठीक है? तो कितना आया? 1,24,500 माइनस 24,500। सो दिस इज ₹1 लाख। कितना आया? 1 लाख। अब आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है? एक बात बताइए कि जो ये 1 लाख आया, क्या इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा? भाई अगर आप सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम और एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करते हैं तो क्या आपको लगता है कि 50 लाख से ज़्यादा बना है? नहीं सर, तो इस पर सरचार्ज नहीं लगेगा। क्या इसको रिबेट मिलेगी? सर रिबेट तो ओल्ड टैक्स रिजिम में तब मिलती थी जब 5 लाख से कम की इनकम हो। इसकी इनकम तो 5 लाख से ज़्यादा बन रही है, तो बिल्कुल ना तो इसको सरचार्ज देना है ना ही रिबेट मिलेगा इसको, ठीक है? तो अब इसी के ऊपर क्या निकाल देंगे? प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, दैट इज 4,000 रुपीज़। इसकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गई 1,04,000 रुपये। बताइए कितनी आ गई? 1,04,000 रुपये। बोलो समझ आया? तो इस तरीके से अगर किसी इंसान की इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम भी है प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, तो ये वो तरीका है जिस तरीके से यानी पार्शियल इंटीग्रेशन से वो अपना टैक्स कंप्यूट करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? कोई डाउट? देखिए अगर कोई इंसान फार्मिंग भी कर रहा है और प्रोडक्ट को बेच भी रहा है तो उस केस में लगेगा जनरल रूल, यानी रूल नंबर 7। लेकिन अगर वो फार्मिंग और जो बेच रहा है वो रबड़ की कर रहा है तो रूल नंबर 7 है। और अगर वो फार्मिंग कर रहा है किसकी? कॉफ़ी की, और वो उसको बेच भी रहा है तो लगेगा रूल नंबर 7 भी। वो फार्मिंग कर रहा है टी की और बेच भी रहा है तो रूल नंबर 8। और अगर कोई इंसान
फार्मिंग कर रहा है, नॉर्मली बेच रहा है, वो प्रोसेसिंग नहीं कर रहा, नॉर्मली बेच रहा है, और उसके अलावा कहीं से इनकम कमा रहा है जो पीजीबीपी नहीं है, तो लगेगा पार्शियल इंटीग्रेशन। और आप देख सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके आपको पार्शियल इंटीग्रेशन समझ आ गया होगा और आपको ये स्टेप भी क्लियर हो गए होंगे। बोलो क्लियर हुआ नहीं? क्वेश्चन को करेंगे ढंग से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो भाई कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लिखिए, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। हो सके नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर अप भी कर लूंगा, ठीक है, अगर वो शूट नहीं होगी तो। बोलो क्लियर है? सो गाइज आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं और बहुत मज़ा आया आज की क्लास के अंदर, ठीक है दोस्तों। बोलो क्लियर है? पहले ये बताओ पक्का? चलिए अब देखिए, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रोटेक्स अड्डा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सीए लेवल पे या सीए फाउंडेशन लेवल पे अगर आपको कोई भी कोर्सेज चाहिए तो वो सारे के सारे कोर्सेज हमारे मिलेंगे आपको मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। और ये मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है इकोनॉमिक्स ईजी है। तो ये आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे, आप जाएंगे वहाँ टाइप करेंगे इकोनॉमिक्स ईजी है, आपको ये मिल जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके अंदर स्टोर के ऑप्शन में जाके आपको ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के और सीए लेवल के जो डिफरेंट कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे। जो आपको ठीक लगे वो आप इनरोल करवा सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।